आप पानी के टॉवर के पास पहुंचने के लिए अपना समय ले सकते हैं, मैं पहले जा रहा हूं। पॉइजन मास्टर सत्यजीत ने एल्डर जमीर की ओर देखा, फिर छलांग लगाकर दूर चला गया। तुम दोनों को अभी उड़ती आत्मा गेट पर ही रहना होगा। मैं पिछले कुछ दिनों से किसी काम में व्यस्त हूं। कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारा दीक्षा समारोह आयोजित कर दूंगा। कोई बात नहीं, जब तक मैं विमला को देख सकता हूं। एल्डर जमीर हल्के से मुस्कुराए। बूढ़े भूत कुंदन, मुझे पता है कि आपको उड़ती आत्मा गेट में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था और आप निश्चित रूप से इससे खुश नहीं हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि भविष्य में आप उड़ती आत्मा गेट से निराश नहीं होंगे। अथर्व ने बूढ़े भूत कुंदन की ओर देखा और कहा। बूढ़ा भूत कुंदन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें झपक रही थीं, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रहा है। रात ने एक बार फिर आसमान को ढंक लिया। तारों से भरे आसमान में गर्मी की रात जैसी ठंडक थी। तारों की रोशनी में आकाश पूरी तरह काला नहीं था, बल्कि अंधकार में एक असीम गहरा नीला रंग व्याप्त था जो दूर दूर तक फैला हुआ था। कमरे के अंदर अथर्व एक बार फिर पालथी मारकर बैठ गया और साधना करने लगा। एक क्षण बाद पीली रोशनी की एक परत उसके शरीर पर छा गई, जो भोर तक बनी रही। धीरे धीरे आसमान में भोर हुई। हल्के नीले आकाश में कुछ तारे चमक रहे थे। धरती धुंधली थी, मानो हल्के चांदी धूसर रंग के घूंघट में लिपटी हो। फिर भोर की रोशनी ने रात का पर्दा उठा दिया। फीलिंग गेट के बाहर सुबह की हवा चलने लगी। फीलिंग गेट के पीछे के पहाड़ों में सुबह के समय स्काई विंग स्नोलान ने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर उठा, फिर एक सफेद धुंध में परिवर्तित हो गया और ऊपर आकाश में गायब हो गया। उसकी गति चरम पर पहुंच गई। बॉस, हम कहाँ जा रहे हैं? स्काई विंग स्नोलान की पीठ पर बैठे लिटिल ड्रैगन ने अपना छोटा सा सिर उठाया और पूछा। इस समय लिटिल ड्रैगन के पीछे रिवर स्केल डेमन पेंग, ब्लड जेड डेमन टाइगर, टाइन डेमन रैबिट, ट्विन हेडेड वाटर फायर डेमन फ्लड ड्रैगन और ब्लड लिजर्ड 5 राक्षस जानवर चल रहे थे। बबन गेट की ओर, अथर्व ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में मुस्कान तैर गई। नीलामी के बाद आज चौथा दिन था। उसने अनुमान लगाया कि भूत मार्शल संप्रदाय बबन गेट के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जहां तक भूत मार्शल संप्रदाय की बात है, अथर्व को इस समय जरा भी चिंता नहीं थी। मनमोहन, राजेंद्र और पुराने जहर द्वारा बताए गए पुराने भूतदाई के अलावा अथर्व को इस समय किसी और की परवाह नहीं थी। अगर मनमोहन खुद बबन गेट पर होते तो भी अथर्व को उनसे डर नहीं लगता। रिवर स्केल डेमन पेंग पहले ही 6ठे स्तर की शुरुआत में पहुंच चुका था। अब स्काई विंग स्नोलान भी उसकी गति तक नहीं पहुंच सकता था। रिवर स्केल डेमन पेंग के साथ अगर उसका सामना मनमोहन से भी हुआ तो भी उसके पास बच निकलने की शक्ति जरूर होगी। इसके अलावा अथर्व ने यह भी हिसाब लगाया था कि उसके पास अभी भी अवंतिका द्वारा दिया गया अर्थफाइंड प्रोफाउंड थंडर का एक टुकड़ा है। ये 7वें स्तर के मार्शल कमांडर को भी बुरी तरह घायल कर सकता है। मनमोहन और राजेंद्र को मारने के लिए इसका इस्तेमाल करना अर्थफाइंड प्रोफाउंड थंडर की बर्बादी होगी। इसलिए बबन द्वार पर पुराने भूतदाई के होने की चिंता के अलावा अथर्व को किसी और की चिंता नहीं थी। और जब पुराने जहर ने कहा कि पुराने भूतदाई बबन द्वार पर होंगे, तो अथर्व को पूरा यकीन था कि यह नामुमकिन है। उसने अनुमान लगाया कि पुराने भूतदाई सिर्फ भूत मार्शल संप्रदाय के भीतर ही पहरा दे रहे होंगे। स्काई विंग स्नोलान की पीठ पर अथर्व तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और उसने सन जिशान के शरीर से अवशोषित की गई सच्ची की हुई ऊर्जा को परिष्कृत किया। बस एक पल के बाद वह साधना की अवस्था में पहुंच गया। बबन गेट का मुख्य आधार आसपास के क्षेत्र में अपेक्षाकृत प्रसिद्ध तियानचुवान मैदान था। यही बबन शहर था, जो आसपास का एक प्रसिद्ध छोटा शहर माना जाता था। इसका क्षेत्रफल ग्रीन फ्लावर कस्बे और तुवानशान कस्बे से अतुलनीय था। यह संभवतः 10 ग्रीन फ्लावर कस्बों और तुवानशान कस्बों के संयुक्त क्षेत्रफल जितना बड़ा था। बबन शहर के अंदर इमारतें लगातार फैली हुई थीं। आबादी 10 लाख से ज्यादा थी। आसपास का इलाका अच्छी तरह जुड़ा हुआ था और मैदानी इलाकों की वजह से बबन शहर विशेष रूप से समृद्ध और जीवंत था। बबन गेट बबन शहर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित था। इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था और इसकी भव्य इमारतें मौजूदा उड़ती आत्मा गेट की इमारतों से कहीं ज्यादा मजबूत थीं। बुजुर्ग जो स्काउट ने उड़ते हुए राक्षसी जानवर के जरिए सूचना दी है कि उड़ती आत्मा गेट पर 1000 सैनिक एक विशाल जुलूस में आ रहे हैं। उन्हें लगभग आधे घंटे में शहर में प्रवेश कर जाना चाहिए। बबन गेट के मुख्य हॉल के अंदर प्रथम स्तर के मार्शल सोल स्टेज पर 30 साल के एक हटे कट्टे आदमी ने मुख्य आसन पर बैठे पीले वस्त्र पहने एक 50 वर्षीय बुजुर्ग से कहा, क्या तुमने पता लगाया कि कोई ताकतवर व्यक्ति है? पीले वस्त्र पहने 50 वर्षीय बुजुर्ग ने उस हटे कट्टे आदमी की ओर देखा और पूछा। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी 2 लाशों पर पड़ी, मानो अभी अभी यहाँ कोई लड़ाई हुई हो। लगता है उड़ती आत्मा गेट का जीत कुमार उनका नेतृत्व कर रहा है। दूसरा, विनोद एक बुजुर्ग है जिसने पंथ गेट से उड़ती आत्मा गेट तक आत्मसमर्पण किया था। उसकी ताकत औसत है। विनोद प्रथम स्तर के मार्शल जनरल स्तर पर है और जीत कुमार ही सिर्फ एक मार्शल सोल है। 30 साल के उस हटे कट्टे आदमी ने धीरे से कहा, हम इतनी ताकत के साथ 1000 सैनिक तियानी शहर में घुसना चाहते हैं।
वे तो बस मौत चाहते हैं। पीले वस्त्र पहने 50 साल के हटे कट्टे आदमी ने कहा। एल्डर जो, क्या आपको लगता है कि उड़ती आत्मा गेट की सेना में कोई शक्तिशाली व्यक्ति छिपा हो सकता है? 30 साल का वह हट्टा कट्टा आदमी एक पल के लिए झिझका और धीरे से बोला, संप्रदाय के गुरु ने हमें लापरवाही न बरतने और हर काम में सावधानी बरतने को कहा है। हम संप्रदाय का स्वामी कुछ ज्यादा ही सतर्क है। इसीलिए उड़ती आत्मा गेट ने पिछले कुछ सालों में मेरे भूत मार्शल संप्रदाय की पूरी तरह से अवहेलना की है। अगर इस बार मेरा भूत मार्शल संप्रदाय उड़ती आत्मा गेट से नहीं निपट पाया तो भूत मार्शल संप्रदाय का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। पीले वस्त्रधारी 50 वर्षीय बुजुर्ग ने नाराजगी से कहा, इस बार मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उड़ती आत्मा गेट आए पर जा न सके। मैं उड़ती आत्मा गेट को बुरी तरह घायल कर दूंगा और उन्हें बता दूंगा कि उड़ती आत्मा गेट मेरे भूत मार्शल संप्रदाय की एक बाहरी शक्ति मात्र है। भूत मार्शल संप्रदाय ही उसका स्वामी है। बुजुर्ग जो कह रहे हैं वह सच है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? 30 साल के हटे कट्टे आदमी ने पूछा। शहर के द्वार खोलो और बबन गेट के सभी शिष्यों को वापस इकट्ठा करो। मैं उड़ती आत्मा गेट से कड़ा युद्ध करना चाहता हूं और उन्हें सीधे नष्ट करना चाहता हूं। पीले वस्त्रधारी बुजुर्ग की बात खत्म होने के बाद उसकी नजर अपने पीछे खड़े एक दर्जन मार्शल आत्माओं, एक द्वितीय स्तर के मार्शल जनरल और एक प्रथम स्तर के आध्यात्मिक जनरल पर गई और उसने कहा, तुम सब बबन गेट के लोग हो और अब से तुम भी मेरे भूत मार्शल संप्रदाय के लोग होगे। क्या किसी को कोई आपत्ति है? एल्डर जो सही कह रहे हैं। बबन गेट और भूत मार्शल संप्रदाय मूल रूप से एक ही परिवार थे। अब उड़ती आत्मा गेट से निपटना जरूरी है। उड़ती आत्मा गेट के अथर्व ने हमारे संप्रदाय प्रमुख को मार डाला। हम एल्डर हुआंग से उसका बदला लेने का अनुरोध करते हैं। मुख्य हॉल के अंदर बबन गेट के पूर्व एल्डर और संरक्षकों ने जमीन पर पड़ी 2 लाशों को देखा, एक दूसरे को देखा और फिर पीले वस्त्र पहने एल्डर से बात की। अगर तुम होशियार हो तो यही अच्छा है। चाहे बबन गेट हो या उड़ती आत्मा गेट, तुम सब भूत मार्शल संप्रदाय की बाहरी ताकतें ही हो। अब मेरे साथ आओ और उड़ती आत्मा गेट के लोगों का सफाया करो। पीले वस्त्र पहने 50 वर्षीय बुजुर्ग गंभीरता से खड़ा हुआ, अपनी आस्तीनें झटकी और फिर मुख्य हॉल से बाहर चला गया। चलने के लिए तैयार। बबन शहर के बाहर 1000 घुड़सवार सेना एक विशाल जुलूस के रूप में आगे बढ़ी, धूल का गुबार उड़ा रही थी। उनकी गति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। ये जो यूहो, विनोद और उड़ती आत्मा गेट के 1000 शिष्य थे, जो रास्ते में कई छोटे छोटे कस्बों से गुजरते हुए बबन शहर की ओर दौड़ पड़े थे। देखो, संप्रदाय प्रमुख आ गए हैं। सबने ऊपर देखा। आगे आकाश में एक विशाल श्वेत राक्षसी जानवर पहले से ही कम ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा था। श्वेत राक्षसी जानवर से निकलने वाले दबाव ने 1000 लौह घुड़सवारों को तुरंत थोड़ा अवज्ञाकारी बना दिया। हालांकि इस समय विशाल राक्षस की पीठ पर हरे वस्त्र पहने उस आकृति को देखकर उड़ती आत्मा गेट के लोग तुरंत उत्तेजित हो गए। इन 1000 शिष्यों में से आधे से ज्यादा 3 साल पहले के पुराने शिष्य थे। वे सभी संप्रदाय गुरु की क्षमताओं के प्रति पूरी तरह आश्वस्त थे। उड़ती आत्मा गेट पर संप्रदाय गुरु के उस समय के कारनामे अब भी उनकी स्मृति में ताजा थे और वे अक्सर नए शिष्यों के सामने उनका बखान करते थे। इस बार संप्रदाय गुरु के बिना त्यानी द्वार को नष्ट करने आए ये शिष्य उत्सुक तो थे, लेकिन उनमें किसी केंद्रीय व्यक्ति का अभाव था और आत्मविश्वास की भी कमी थी। अब ये देखकर कि संप्रदाय गुरु पहले ही त्यानी नगर में आ चुके थे, सब कुछ तुरंत बदल गया। जहां तक कुछ नए शिष्यों का प्रश्न है, उन्होंने प्रायः पुराने शिष्यों से संप्रदाय गुरु के बारे में शेखी बघारते सुना था, किंतु उसे अपनी आंखों से न देखने के कारण उन्हें इस बात पर कुछ संदेह था कि क्या ये युवा संप्रदाय गुरु उतना ही शक्तिशाली है जितना पुराने शिष्य शेखी बघारते थे। नमस्कार संप्रदाय गुरु। सबने झुककर प्रणाम किया। जो यूहो और विनोद पहले ही स्काई विंग स्नोलान के नीचे पहुंच चुके थे। संप्रदाय गुरु, ये बबन शहर है। बबन द्वार शहर के भीतर है। जीत कुमार ऊ ने कहा। वो बबन शहर के अंदर इस समय धीमी भारी आवाजों की एक श्रृंखला गूंज रही थी। ये आवाजें तेज थीं और अंतरिक्ष में गूंज रही थीं, मानो किसी खतरे का संकेत हो। स्काईविंग स्नोलान की पीठ पर अथर्व अपने हाथों को पीठ के पीछे करके आगे देखते हुए खड़ा था और बोला, सभी शिष्य शहर में प्रवेश करें। कोई पहले से ही हमारा स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहा है। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, आकाशपंख वाला हिमसिंह सबसे पहले हवा में तेजी से शहर की दीवारें पार करने लगा। अथर्व आकाशपंख वाले हिमसिंह की गति पर भरोसा करते हुए जीत कुमार और बाकियों से एक पल पहले ही यहां पहुंच गया था। सभी शिष्यों, शहर में प्रवेश करो। आज हम बबन गेट को नष्ट कर देंगे। जीत कुमार ने जोर से चिल्लाया। बबन गेट को नष्ट करो। फीलिंग गेट के हजारों शिष्यों ने तुरंत अपने घोड़ों को आगे बढ़ाया और उन्हें चाबुक की तरह आगे बढ़ाया तथा सीधे शहर में घुस गए। विशाल शहर में इस समय एक तरह का दमन का माहौल था। खतरे के संकेत की तेज आवाज ने त्यानी शहर की सभी दुकानों और पैदल यात्रियों को घरों के अंदर दुबकने पर मजबूर कर दिया। बबन शहर के अंदर दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद थीं। बड़े बड़े बच्चों को पकड़े हुए थे, इतने घबराए हुए कि सांस भी नहीं ले पा रहे थे।
कभी कभी अगर किसी घर का कोई बच्चा बाहर भाग जाता तो कोई बड़ा उसे तुरंत अंदर ले जाता और दरवाजा तुरंत बंद कर देता। चौड़ी सड़कों पर इस वक्त अचानक सन्नाटा छा गया। सड़कों पर हर जगह दुकानें और सामान दिखाई दे रहे थे जो समय पर पैक नहीं किए गए थे। चलने के लिए तैयार 1000 घुड़सवार आगे बढ़े। जमीन एकदम हिल गई। फौरन वे शहर के दरवाजे से निकलकर शहर के अंदर सरपट दौड़ पड़े। लगता है वे तैयार हैं। स्काईविंग स्नोलान की पीठ पर अथर्व ने ऊपर से नीचे देखा। उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। बबन गेट के सामने एक विशाल चौक पर बबन गेट के 3000 अनुयायी पहले से ही पूरे बबन गेट के चारों ओर कतार में खड़े पूरी तैयारी के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। उनमें से हर एक घबराया हुआ लग रहा था, फिर भी आसन्न संघर्ष का एक तनावपूर्ण और दमनकारी माहौल भी झलक रहा था। गर्जन। ऊपर आसमान में एक जानवर की दहाड़ गूंजी। उसकी आवाज ध्वनि तरंगों के साथ फैली और देखते ही देखते सब ऊपर देखने लगे। तभी एक विशाल सफेद राक्षसी जानवर ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़कर अगले ही पल आसमान में पहुंच गया। हवा का एक जोरदार झोंका आया, मानो पूरे चौक में तेज हवा चल रही हो। हुश हुश। विशालकाय सफेद राक्षसी जानवर की पीठ से एक आकृति नीचे कूदी। नवागंतुक ने हरा वस्त्र पहना हुआ था, उसकी आंखें गहरी थीं और उसने अपने कंधे पर एक छोटा सा पीला सांपनुमा राक्षसी जानवर उठा रखा था। उसके पीछे कई और छोटे राक्षसी जानवर नीचे कूदे और उस युवक के पीछे पीछे चल पड़े। शुल्क। आगे मुख्य सड़क पर 1000 घुड़सवार आगे बढ़े, फिर विशाल बबन गेट चौक के सामने रुक गए। अथर्व, क्या तुम्हारा फेई लिंग संप्रदाय विद्रोह कर रहा है? बबन गेट के सामने पीले वस्त्र पहने 50 वर्षीय एक वृद्ध व्यक्ति अथर्व को घूर रहा था। उसकी आंखें ठंडक से भरी हुई थीं। अथर्व ने चारों ओर नजर घुमाई। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठी हुई थीं। वह इस व्यक्ति से अपरिचित नहीं था। वह भूत मार्शल संप्रदाय का एक बुजुर्ग था जिसे उसने भूत मार्शल संप्रदाय की संप्रदाय सभा में देखा था। मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला में 5वें स्तर के एक मार्शल जनरल बुजुर्ग को निगलने के बाद उसे आत्मा खोज तकनीक से पता चला कि इस व्यक्ति का नाम मंगल शाह था, जो 9वें स्तर का मार्शल जनरल था, जो शिखर स्तर के करीब था और भूत मार्शल संप्रदाय में शक्ति के मामले में चौथे स्थान पर था। एक और अफवाह यह भी थी कि अथर्व ने मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला में भूत मार्शल संप्रदाय के 5वें स्तर के मार्शल जनरल के दिमाग से यह बात सुनी थी। यह व्यक्ति भी राजेंद्र के लोगों में से एक था। भूत मार्शल संप्रदाय एकजुट नहीं था और दोनों भाई मनमोहन और राजेंद्र हमेशा से ही आपस में झगड़ते रहे थे। उसकी नजर पूरी भीड़ पर पड़ी और अथर्व ने सबको देख लिया। वहां एक दर्जन से ज्यादा मार्शल सोल, एक दूसरे स्तर का स्पिरिट जनरल, एक पहले स्तर का मार्शल जनरल और बाकी में 2 स्पिरिट सोल और कई स्पिरिट मास्टर्स शामिल थे। भूत मार्शल संप्रदाय के लोग। मंगल शाह के पीछे अथर्व ने भूत मार्शल संप्रदाय की वर्दी पहने हुए लगभग 100 लोगों को देखा, जो सभी मार्शल मास्टर साधना स्तर के थे, संभवतः भूत मार्शल संप्रदाय के कुलीन शिष्य थे। मनमोहन ने व्यवस्था की थी। अथर्व मुस्कुराया। उसने अनुमान लगाया कि मनमोहन ने ग्रीन फ्लावर टाउन से लौटने के बाद लोगों को तुरंत बबन गेट तक पहुंचने की व्यवस्था की थी। अथर्व, क्या तुम बहरे हो? क्या तुमने मुझे सुना नहीं? ये देखकर कि अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया, मंगल शाह की नजरें झुक गईं। बॉस, मैं जाकर उसका ध्यान रखूंगा। लिटिल ड्रैगन की छोटी आंखों में तुरंत एक तेज रोशनी चमक उठी और एक जानलेवा आभा फैलने लगी। उसकी गोल छोटी आंखें अब मंगल शाह पर कत्ल की नीयत से टिकी हुई थीं। नहीं, इस व्यक्ति को मेरे पास छोड़ दो, बाकी तुम्हारे लिए हैं। आत्मा साधकों को जीवित रखने की पूरी कोशिश करो, अथर्व ने छोटे ड्रैगन से धीरे से कहा। वह पलटा और जीत कुमार और विनोद की ओर देखते हुए बोला, बड़े जो रक्षक लियू, बस देखते रहो। जो भी भागने की कोशिश करे उसका पीछा करो। चिंता मत करो बॉस, इन लोगों को संभालना आसान है। लिटिल ड्रैगन ने अपनी जीभ हिलाई, फिर अपना सिर उठाया और अपने पीछे जानवरों की ओर देखते हुए कहा, क्या तुमने सुना बॉस ने क्या कहा? आत्मा साधकों को छोड़ दो, बाकी सभी को मार डालो। गर्जना गर्जना। प्रकाश की 5 किरणें तुरंत आकाश में फैल गईं। 4 किरणें सामने वाले चौक पर गिरी और एक किरण आकाश में उड़ गई और तुरंत एक भयानक आभा के साथ नीचे की ओर दब गई। पलक झपकते ही 5 विशालकाय राक्षसी जानवर अचानक सबके सामने प्रकट हो गए। प्रमुख राक्षसी जानवर एक विशालकाय बाघ था जिसका पूरा शरीर जैड की तरह चिकना और चमकदार था। उसके मुंह से निकलने वाली हवा दहाड़ जैसी थी और उसकी आंखों से प्रकाश की 2 किरणें निकल रही थीं। उसके विशाल रक्तकुंड जैसे मुंह में तीखे कृपाण जैसे दांत थे और उसके नुकीले पंजे अविश्वसनीय रूप से क्रूर लग रहे थे, जिससे उसके शरीर के चारों ओर एक विशाल आभा फैल रही थी। इस विशालकाय बाघ के बगल में एक 2 सिर वाला विशालकाय अजगर था, जिसका शरीर मोटे शल्कों से ढका हुआ था। उसकी आंखों से खूनी भयंकर रोशनी निकल रही थी और उसका शरीर लगभग 500 मीटर लंबा था। एक विशाल नीला राक्षसी जानवर 2 सिर वाले विशालकाय अजगर के पास खड़ा था, जिसका शरीर सैकड़ों मीटर बड़ा था। उसका फर पूरी तरह नीला था और उसकी आभा दमनकारी थी।
अंतिम राक्षसी पशु रक्त जैसे शल्कों से ढका हुआ था, उसका चेहरा भयंकर था तथा उसकी भयंकर आभा फैली हुई थी। गर्जना गर्जना। आकाश में स्वर्गीय पंख वाले हिमसिंह का शरीर फिर से फैल गया, उसका रक्त बेसिन जैसा मुंह बार बार दहाड़ रहा था, उसके नुकीले दांतों पर ठंडी रोशनी चमक रही थी और उसकी विशाल दहाड़ हवा में गूंज रही थी। और स्वर्गीय पंखों वाले हिमसिंह के साथ उल्टे शल्क वाले राक्षसी पेंग का विशाल शरीर 600 मीटर से भी ज्यादा फैला हुआ था। उसके उल्टे शल्क और तीखे पंजे, उसकी आभा भी सभी राक्षसी जानवरों में सबसे शक्तिशाली थी। उसके फैले हुए पंख अंतरिक्ष की लहरों को मोड़ने के लिए काफी थे। इस क्षण अथर्व के कंधे पर छोटे ड्रैगन का शरीर अचानक जमीन पर उछल पड़ा। पीली रोशनी की एक चमक और उसका शरीर पहले ही 4 से 500 मीटर लंबे, 10 मीटर से ज्यादा व्यास वाले एक विशालकाय शरीर में बदल चुका था और एक राक्षसी आभा फैल गई थी। वो इन पर्वत जैसे विशाल राक्षसी जानवरों की आभा हवा से नीचे की ओर दबाव डाल रही थी और फेईलिंग संप्रदाय के हजारों घुड़सवार तुरंत घबरा गए, उनके शरीर कांपने लगे। यह जबरदस्त दबाव कुछ ऐसा था जिसे ये साधारण घोड़े झेल नहीं सकते थे। 6 विशालकाय राक्षसी जानवरों की उपस्थिति और हवा से उनके 6 शक्तिशाली आभाओं के दबाव के कारण कम ताकत वाले सभी लोगों को इस समय अपनी सांस लेने में कठिनाई महसूस हुई। अरे बाप रे, वे 5वें स्तर के राक्षसी जानवर हैं। ऊपर 6ठे स्तर के राक्षसी जानवर भी हैं। आकाश में काला चील 6ठे स्तर का राक्षसी जानवर है। इस समय बबन गेट पर मौजूद अनगिनत लोगों ने घबराहट में अपने हथियार नीचे फेंक दिए, उनके शरीर कांप रहे थे, दहशत से भर गए। सब एक दूसरे को देख रहे थे, ठंडी हवा में हाँफ रहे थे। शाह अचानक अपने सामने प्रकट हुए राक्षसी जानवरों के समूह को घूरता रहा, उसका चेहरा अचानक बदल गया। जब उसकी नजर आखिरकार आसमान में उल्टे पैमाने के राक्षसी पेंग पर पड़ी तो उसका चेहरा और भी ज्यादा भयभीत हो गया। उसकी ताकत के स्तर को देखते हुए यह पहचानना मुश्किल नहीं था कि यह 6ठे स्तर का राक्षसी जानवर था। 6ठे स्तर के राक्षसी जानवर की ताकत एक मार्शल कमांडर के बराबर थी। उसकी ताकत मुकाबला करने में असमर्थ थी। इस समय 9वें स्तर का मार्शल जनरल होना भी उसके लिए पर्याप्त नहीं था। मेरे लिए उन्हें मार डालो, अथर्व की ठंडी आवाज उसके मुंह से निकली। बिना किसी हिचकिचाहट के अथर्व ने कभी बबन गेट के लोगों को जाने देने के बारे में नहीं सोचा था। गर्जना गर्जना, कांव कांव। अंतरिक्ष में जोरदार दहाड़ें और जानवरों की चीखें गूंज उठी, मानो बिजली कड़क रही हो। विशाल राक्षसी जानवरों के समूह ने बिना देर किए हवा से अपना शक्तिशाली जानवरों जैसा दबाव डाला। जैसे ही उनके विशाल शरीर हिले, जमीन कांप उठी और वे दहाड़ते हुए आगे बढ़े। गर्जना गर्जना। व्युत्क्रम स्केल राक्षसी पेंग और स्वर्गीय पंख वाले हिमसिंह ने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे हवा की एक धारा निकली जो आकाश में प्रकट हुई। हवा की धाराएं ऊपर की ओर गर्जना करती हुई एक विशाल बवंडर की तरह तेजी से फैलती हुई और तुरंत नीचे की ओर दबाव डालती हुई। बैंग बैंग। इस क्षण रक्तमय जैड राक्षसी बाघ के विशाल शरीर में एक भयंकर आभा थी और उसके विशाल अगले पंजों ने एक ऐसा निशान छोड़ा जो अंतरिक्ष को चीरता हुआ निकल गया। तुरंत त्यानी गेट के कई शिष्य टुकड़े टुकड़े हो गए। भागो, जल्दी भागो, इन राक्षसी जानवरों के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। बबन गेट के शिष्यों में अफरा तफरी मच गई और चीखें तुरंत गूंज उठीं। इन विशालकाय राक्षसी जानवरों के सामने उनकी ताकत कोई भी प्रभावी हमला करने में असमर्थ थी। शाह, अब तुम्हारी बारी है। अथर्व का रूप मंगल शाह के सामने किसी भूत की तरह प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर शांति थी, उसे अपने आसपास हो रहे कत्लेआम और चीख पुकार की जरा भी परवाह नहीं थी। तुम्हारे पास इतने सारे राक्षसी जानवर कैसे हैं? मंगल शाह का चेहरा बुरी तरह चौंक गया, मानो वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हो। अथर्व के पास 6ठे स्तर का एक राक्षसी जानवर था जिसका वह सामना नहीं कर सकता था। उसने शुरू में फीलिंग संप्रदाय के सभी लोगों का सफाया करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब सब कुछ उसकी उम्मीद से परे था। मुझे 9वें स्तर के मार्शल जनरल की शक्ति आजमाने दो, अथर्व ने धीरे से कहा। उसकी भावभंगिमाएं डूब गईं। अपनी वर्तमान 5वें स्तर के मार्शल जनरल साधना शक्ति के साथ अथर्व ये भी जानना चाहता था कि उसकी शक्ति और 9वें स्तर के मार्शल जनरल के बीच कितना अंतर है। अथर्व खुद अंतिम परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, अथर्व के पैरों तले एक भंवर सा कौंध गया। उसने जमीन पर जोर से थपथपाया और सीधे मंगल शाह की तरफ झपटा। उसकी गति चरम पर पहुंच गई। शाह तुरंत होश में आ गया, उसका चेहरा कांपने लगा और उसकी अभिव्यक्ति भी ठंडी पड़ गई। बच्चे, मैं पहले तुम्हें पकड़ लूंगा। इस समय मंगल शाह अभी भी अथर्व को पहले पकड़ने के बारे में सोच रहा था, फिर चीजें आसान हो जाएंगी। इस समय यही एकमात्र रास्ता था। मन बना लेने के बाद मंगल शाह ने तुरंत अपनी जलगुनी सच्चीची को चरम सीमा तक उजागर कर दिया। उसके हाथ की मुहरें तेजी से बदल गईं और एक पंजे का निशान अचानक उसके सामने से निकला, फिर हवा से एक चालाकी भरे हमले के साथ नीचे की ओर बढ़ा। पंजे के निशान में एक शक्तिशाली बल था जो खुले अंतरिक्ष की लहरों को हिला सकता था, ज्वार की लहर की तरह बह रहा था। नीला आत्मिक कवच। उसी क्षण अथर्व का नीला आत्मिक कवच उसके चारों ओर तैनात हो गया।
उसी समय उसने तेजी से जटिल हस्तमुद्राएं बनाई और सच्चीची उसकी शिरोबिंदुओं से होकर बाहर निकली, फिर उसकी हथेली में एकत्रित हो गई। आसपास के स्थान में बालों के एक रेशे जैसी एक विशाल काष्ठीय गुण ऊर्जा तुरंत सभी दिशाओं से एकत्रित हो गई। उसी क्षण अथर्व का शरीर एक तेज हरे प्रकाश से चमक उठा और उसकी आभा अचानक ऊपर उठ गई। इसके बाद लगभग आधा मीटर आकार का एक हथेली का निशान, जो हरे जेड के टुकड़े जैसा क्रिस्टल जैसा साफ था, अथर्व की हथेली पर चिपक गया। आसपास का स्थान तुरंत तरंगित हो गया और स्थानिक तरंगें खुल गईं। उदासी आत्मा को बुझाती हथेली। अथर्व की आंखों से एक तेज रोशनी निकली। उसने अपने हाथों की मुहरें दबाईं और क्रिस्टल सा साफ हथेली का निशान, हरे जेड जैसा, तुरंत बाहर निकला और अंततः एक हरे रंग की रोशनी में बदल गया, जो हवा के साथ बढ़ती हुई मंगल शाह द्वारा सामने बनाए गए पंजे के निशान की ओर बढ़ रही थी। 9वें स्तर के मार्शल जनरल मंगल शाह का सामना करते हुए अथर्व ने बिना कुछ आजमाए सीधे ही गहन स्तर के निम्न श्रेणी के मार्शल कौशल उदासी आत्मा शमन हथेली का इस्तेमाल किया। उसे डर था कि साधारण मार्शल कौशल के साथ उसकी ताकत मंगल शाह का मुकाबला नहीं कर पाएगी। अचानक इतनी शक्तिशाली आभा का अनुभव करते हुए मंगल शाह के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अथर्व की ताकत इतनी हलचल मचा सकती है। सब कुछ तात्कालिक था। पूरे अंतरिक्ष में स्थानिक तरंगें अचानक उबल पड़ीं। गरजती हुई स्थानिक तरंगें हरे प्रकाश वाले हथेली के निशान का अनुसरण करती हुईं और अंततः प्रचंड जल गुण ऊर्जा वाले पंजे के निशान से टकराकर एक गर्जना के साथ फट पड़ीं। स्थानिक तरंगों के एक अराजक क्षेत्र को झकझोरते हुए वे सीधे हवा में फट गईं। टकराना। हवा में एक जबरदस्त ध्वनि धमाका हुआ और एक विशाल और भयावह ऊर्जा भी पल भर में बम की तरह फट पड़ी। यह ऊर्जा बिखर गई और तेज हवाएं चलने लगीं। हवा का हर झोंका एक रहस्यमयी चाप बनाता और भयावह तेज हवाएं लगातार एक दूसरे पर चढ़ती रहीं, मानो एक हरे प्रकाश का चाप 1000 मीटर के क्षेत्र को घेरने वाला जाल बना रहा हो। अगले ही पल हरे प्रकाश का चाप पहले ही नीचे की ओर दबा हुआ था, मानो चुपचाप गिर रहा हो। जैसे ही यह प्रकाश चाप जमीन पर दबा, 1000 मीटर के भीतर का स्थान मानो पूरी तरह से मुड़ गया और आभा की एक अदृश्य लहर तुरंत फैल गई। धिक्कार है। अचानक मंगल शाह का चेहरा पूरी तरह बदल गया। इस हरे प्रकाश चाप के भीतर एक विशाल शक्ति नीचे की ओर बह रही थी और साथ ही उसने वास्तव में उसकी असली ची को सीधे निचोड़ लिया। एक पल में उसने उसकी असली ची का 1/3 से ज्यादा हिस्सा खा लिया था। इस तरह का अजीब युद्ध कौशल बहुत भयानक था। धप धप मंगल शाह का शरीर सीधे पीछे की ओर धकेला गया। प्रतिद्वंद्वी की आक्रमण शक्ति 8वें स्तर के मार्शल जनरल के चरम पर पहुंच गई थी, लगभग 9वें स्तर के मार्शल जनरल के बेहद करीब। लेकिन उसे अभी अभी साफ तौर पर एहसास हुआ था कि प्रतिद्वंद्वी सिर्फ 5वें स्तर का मार्शल जनरल था। ये शक्ति बहुत भयानक थी। प्रहार प्रहार। अथर्व का शरीर भी इस समय सीधे पीछे की ओर धकेला जा रहा था। नीला आत्मा कवच के साथ उसके शरीर में भी रक्त की का उछाल आया। मंगल शाह की शक्ति 9वीं परत के मार्शल जनरल के शिखर के करीब और मार्शल कमांडर से बस एक कदम की दूरी पर बिल्कुल दुर्जेय थी। हालांकि जिस समय उसे पीछे धकेला गया, उसी क्षण अथर्व ने एक अजीब सी हाथ की मुहर बना ली। उसकी बाह में विशिष्ट मेरिडियन से सच्ची क्यूई उभर आई। अचानक उसने अपनी मुट्ठी भींची और दहाड़ा, पृथ्वी की दहाड़। जैसे ही अथर्व की चीख निकली, उसके शरीर के भीतर की सच्ची ची तुरंत एक ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़ी और उसके सामने एक मिट्टी के पीले रंग की मुट्ठी के निशान में बदल गई। यह एक बेहद भयानक गति लेकर आई और फिर गर्जना के बीच इसने हवा का एक भयानक झोंका पैदा कर दिया। जैसे ही अथर्व को पीछे धकेला गया और उसने अपना शरीर स्थिर किया, वह तुरंत नीचे झुका और एक घुटने पर बैठ गया। मुट्ठी के इस निशान ने जगह को हिलाकर रख दिया और उसके सामने जमीन पर जोर से पटक दिया। जैसे ही यह मुक्का मारा गया, अथर्व के सामने की जमीन अचानक फट गई और कई दर्जन मीटर चौड़ी एक दरार दिखाई देने लगी। ये दरार तुरंत ही मंगल शाह की ओर खतरनाक गति से फैल गई। क्रैक क्रैक, जमीन जोर से हिली मानो भूकंप आ गया हो। मंगल शाह के सामने तक जमीन फट गई। मंगल शाह के पास पहुंचते ही वह भयानक शक्ति बाढ़ की तरह फूट पड़ी। लगातार चटकने की आवाजों के साथ मंगल शाह के आसपास के 1000 मीटर से ज्यादा के दायरे में जमीन पूरी तरह से फट गई। दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं, टूटे हुए पत्थर बाहर निकल आए और एक तेज हवा चल पड़ी जो मानो अंतरिक्ष को चीरती हुई चली जा रही हो। शाह इस समय पूरी तरह से भयभीत था। ये हिंसक शक्ति बहुत भयावह थी। ये युद्ध कौशल, जैसा कि अभी दिखाया गया था, निश्चित रूप से साधारण नहीं था। ये संभवतः रहस्यवादी स्तर के निम्न स्तर तक पहुंच गया था। घबराहट में मंगल शाह का शरीर तेजी से पीछे हट गया और उसने तुरंत अपने चारों ओर जलधुंध का एक घना ऊर्जा आवरण बना लिया। हालांकि 1000 मीटर से ज्यादा के दायरे में जमीन पूरी तरह से फट चुकी थी और मंगल शाह इस समय पीछे हटने में असमर्थ था। अथर्व का हमला बहुत तेज था, इतना तेज कि वह घबरा गया। बैंग बैंग, जमीन फट गई और फिर फटने लगी। 1000 मीटर का पूरा जमीन का हिस्सा ऐसे धंस गया मानो कोई पहाड़ टूट गया हो और धरती फट गई हो।
1000 मीटर के दायरे में एक अदम्य भयावह शक्ति ऊपर उठी, जिसने अंतरिक्ष में लहरें पैदा कर दी और मंगल शाह को तुरंत अपनी चपेट में ले लिया। शाह के चारों ओर पानी की घनी धुंध की दीवार टूट गई और दरारें लगातार फैलती गईं, फिर एक धमाके के साथ टूट गईं। ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर तुरंत मंगल शाह पर पड़ी, जिसने उसे सीधे पीछे की ओर धकेल दिया। अंततः वह जमीन पर जोर से गिर पड़ा। फफ उसी समय ऐसी भयानक शक्ति ने लगभग 1000 मीटर से भी ज्यादा के दायरे में मौजूद अंतरिक्ष को लगभग तुरंत प्रभावित कर दिया। तुरंत ही पास ही स्थित बबन संप्रदाय के सैकड़ों शिष्यों ने लगभग सभी ने मुंह में ताजा खून उगल दिया। उनके शरीर फट गए और जमीन को रगड़ते हुए सैकड़ों मीटर पीछे की ओर उड़ गए। वे जीवित थे या मृत, इस समय किसी ने उन सैकड़ों लोगों की जांच नहीं की, लेकिन संभावना थी कि वे या तो मर गए थे या गंभीर रूप से घायल थे। इससे साफ जाहिर था कि अथर्व की पृथ्वी की गर्जना ने चौक की जमीन का 1000 मीटर से ज्यादा हिस्सा नष्ट कर दिया था। जमीन फट गई और धंस गई, जिससे 1000 मीटर चौड़ा एक गहरा गड्ढा बन गया। ये प्रचंड शक्ति वाकई अद्भुत थी। इस वक्त मंगल शाह ने भी डर के मारे मुंह में खूनी धुंध थूक दी। ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हुए उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। अथर्व को देखते हुए उसकी निगाहें पहले से ही थोड़ी घबराई हुई और हैरान थीं। अथर्व के पहले प्रहार डार्क स्पिरिट डिसिपेटिंग पाम का विरोध करते हुए, हालांकि वह घायल नहीं हुआ था और उसे थोड़ा फायदा भी हुआ था, उसने डार्क स्पिरिट डिसिपेटिंग पाम के अजीब प्रभाव में अपनी लगभग 1/3 सच्ची क्यूई खर्च कर दी थी। और अब अथर्व के पृथ्वी की दहाड़ का विरोध करते हुए, जिसे उसने हाल ही में सफलतापूर्वक विकसित किया था, और अथर्व के तात्कालिक हमले के साथ उसने अथर्व की गति इतनी तेज होने की उम्मीद नहीं की थी, और इस तरह वह घायल हो गया। 3 साल पहले उसने खुद देखा था कि अथर्व सिर्फ मार्शल मास्टर स्तर पर था। 3 साल बाद 9वीं परत के मार्शल जनरल के रूप में अपनी शक्ति के साथ वह 2 चालों में गंभीर रूप से घायल हो गया। इस सब से वह भयभीत हो गया। इस क्षण उसे ये भी एहसास हुआ कि अथर्व एक त्रितत्व साधक था। भूत मार्शल संप्रदाय में संप्रदाय सभा के दौरान अथर्व ने पृथ्वी और अग्नि गुण प्रदर्शित किए थे और अभी अभी उसने लकड़ी गुण प्रदर्शित किए। प्रतिद्वंद्वी वास्तव में एक त्रितत्व साधक था। अथर्व स्थिर खड़ा रहा। 9वीं परत का मार्शल जनरल वाकई बहुत ताकतवर था। 2 मिस्टिक लेवल लो ग्रेड मार्शल स्किल्स से उसके लगातार हमलों ने उसे बस मामूली चोट पहुंचाई थी। उसे मारने के लिए उसे दूसरे तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल करना होगा। हालांकि अथर्व इस समय मिस्टिक लेवल मिड ग्रेड मार्शल स्किल्स की ताकत को परखना चाहता था, लेकिन अफसोस की बात थी कि वह अभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंचा था जहां वह अपने मौजूदा मिस्टिक लेवल मिड ग्रेड मार्शल स्किल्स को सक्रिय कर सके। फुश! अथर्व का शरीर फिर से हिलने लगा। उसके पैरों के नीचे की हुई भंवर की एक चमक के साथ उसका शरीर किसी भूत की तरह वहां से गायब हो गया। केवल एक धुंधली नीली छवि दिखाई दे रही थी। जल धुंध विनाश तकनीक। इस क्षण अथर्व को फिर से हमला करते देख मंगल शाह ने दांत पीसकर एक हाथ की मुहर बना ली। तुरंत एक राजसी जल आकृति एकत्रित हो गई। उसके चारों ओर के किनारे विकृत होने लगे और भयानक ऊर्जा के झटके पूरे आकाश में फैल गए। इसी क्षण मंगल शाह का आभामंडल भी बेतहाशा बढ़ने लगा। फुश! पूरे अंतरिक्ष में नीले पानी का कोहरा तुरंत संघनित हो गया और उसने तुरंत आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। शक्तिशाली ऊर्जा फैल गई और आसपास की अंतरिक्षीय लहरें जोर से हिल गईं। भ्रामक आत्मा मोहर। जैसे ही अथर्व का शरीर मंगल शाह के पास पहुंचा, उसकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी फूट पड़ी। उसकी आभा के उतार चढ़ाव के बीच एक सर्वव्यापी रहस्यमय आक्रमणकारी शक्ति ने तुरंत मंगल शाह को घेर लिया। एक पल में जब मंगल शाह ने अथर्व को देखा तो उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं। उसके मन पर तुरंत हमला हुआ। इस क्षण जब उसके मन पर हमला हुआ तो उसकी पहली प्रतिक्रिया निस्संदेह यह एहसास थी कि प्रतिद्वंद्वी अभी भी एक आत्मा गुरु था। बर्फ सील। ठीक इसी क्षण जैसे ही एक धीमी चीख अंतरिक्ष में गूंजी, सैकड़ों मीटर आकार की एक विशाल ऊर्जा हस्त मुद्रा अचानक प्रकट हुई और उसके हाथ में संघनित हो गई। हालांकि इस क्षण पूरे अंतरिक्ष में तापमान में अचानक और भारी गिरावट आई। एक ठंडी आभा फैल गई जिसने अंतरिक्ष की तरंगों को जमा दिया और ठंडी हवा ने अंतरिक्ष को तहस नहस कर दिया। जाओ! आखिरी हाथ की मुहर हटा दी गई। एक ठंडी चीख के साथ अथर्व ने अपने हाथ से उस विशाल ऊर्जा हथेली के निशान को बाहर धकेल दिया। एक पल में एक ठंडी आभा लहर की तरह तेजी से बाहर की ओर उठी। जहां भी हथेली का निशान गुजरा वह जगह तुरंत एक बेहद अजीब स्थिति में जम गई। पूरी जगह जम गई और आसपास लड़ रहे कई लोग अचानक कांप उठे। फुश! हवा में चारों ओर बर्फीली आभा फैल गई। मंगल शाह के आसपास का स्थान तुरंत जम गया और फिर एक जोरदार ध्वनि धमाका अंतरिक्ष में गूंजा। बैंग बैंग! पूरा जमा हुआ स्थान धमाके के साथ फटने लगा। हड्डियां कंपा देने वाली बर्फीली आभा फैल गई और ऊपर की हवा में एक प्रचंड ऊर्जा का विस्फोट तेजी से फैल गया। बिखरी हुई बर्फ से भरा आकाश ऊर्जा में बदल गया और गायब हो गया। इतनी प्रचंड आक्रमण शक्ति के तहत ऊर्जा मानो अंतरिक्ष में प्रवेश कर रही हो। पूरा 1000 मीटर का क्षेत्र गंदगी से भर गया। जब ऊर्जा नष्ट हुई तो मंगल शाह की आकृति उसके भीतर फिर से प्रकट हुई।
अपने सामने अथर्व को देखकर मंगल शाह की आंखें भय से भर गईं और उसका चेहरा भयावह रूप से पीला पड़ गया। पफट, जैसे ही उसका शरीर कांप उठा, मंगल शाह ने तुरंत मुंह में ताजा खून थूक दिया, जिसमें टूटे हुए अंदरूनी अंग भी मिले हुए थे। खून में एक जमे हुए बैंगनी रंग का रंग था। उसने कमजोरी से अथर्व को घूरा, तुम अभी भी एक आत्मा हो, इधर आओ, अथर्व ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, कई उंगलियों की सीलें झूमिंग के शरीर पर झपट पड़ीं। इस समय झूमिंग में प्रतिरोध करने की कोई ताकत नहीं बची थी और वह तुरंत ही बंध गया। अथर्व की नजर फिर से पूरे चौक पर पड़ी। इस समय युद्ध की ध्वनियां अंतरिक्ष में गूंज रही थीं, मानो लगातार बिजली कड़क रही हो। कई विशालकाय राक्षसी जानवरों के हमले में अनगिनत साधक निवाला बन गए। जीत कुमार और उड़नशील आत्मा संप्रदाय के अन्य शिष्य भी इस समय बाहरी युद्ध क्षेत्र में शामिल हो गए थे और बबन संप्रदाय के बिखरे और भागते हुए शिष्यों का पीछा कर रहे थे। जैसे ही उसकी नजर इधर उधर गई, अथर्व ने एक भौं उठाई। बबन संप्रदाय के शिष्यों में कोई प्रतिरोध नहीं बचा था। फुश, उसकी आकृति उछलकर ऊपर आ गई। अथर्व मंगल शाह को गोद में लिए तुरंत बबन संप्रदाय के मुख्य हॉल में एक शांत कमरे में दाखिल हुआ। अथर्व ने मंगल शाह को ठंडी मुस्कान से देखा। शाह का चेहरा भय से भरा था, लेकिन उसकी आवाज भी रुकी हुई थी, जिससे वह बोल नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर बेहद कमजोर था। एक 9वीं परत का मार्शल जनरल, गंभीर रूप से घायल, अब निगला जा सकता है। अथर्व बुदबुदाया। जैसे ही उसने एक हाथ की मुहर बनाई, उसकी हथेली में ट्रू की हुई एक घूमती हुई धारा में बदल गई। मंगल शाह के आतंक के बीच एक धमाके के साथ वह उसके मुकुट पर दब गई। एक विशाल विनाशकारी शक्ति के प्रभाव में मंगल शाह का चेहरा विकृत रूप से मुड़ गया। एक क्षण बाद वह एक सूखी लाश बन गया। अथर्व की हथेली में आत्मा की अग्नि के प्रभाव में वह फिर राख में बदल गया। कितनी शानदार सच्ची ची, अथर्व ने धीरे से कहा। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, मानो उसने ज्यादा खा लिया हो। हालांकि मंगल शाह गंभीर रूप से घायल और कमजोर था, अथर्व ने शुरू में अनुमान लगाया था कि वह उसे आसानी से निगल सकता है। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतनी गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मंगल शाह की सच्ची ची इतनी विशाल होगी। खाने के बाद वह अपनी सीमा तक पहुंच गया था। अगर और होती तो उसे त्यागना पड़ता। शायद यही भूखा ऊंट घोड़े से भी बड़ा होता है का अर्थ था। घायल अवस्था में भी मंगल शाह के दानतेन और चीसागर में मौजूद सच्ची ची को कम करके नहीं आंका जा सकता था। अथर्व ने अभी अभी प्राप्त की गई सच्ची की हुई ऊर्जा को महसूस करते हुए अनुमान लगाया कि इसे परिष्कृत करने के बाद वह न केवल 6ठी परत के मार्शल जनरल तक पहुंच जाएगा, बल्कि उसके पास कुछ अधिशेष भी होगा। और अभी अभी अथर्व ने भी आत्मा खोज तकनीक का इस्तेमाल करके मंगल शाह के मन से भूत मार्शल संप्रदाय के बारे में ढेर सारी जानकारी हासिल की थी। इस जानकारी के साथ खुद को और अपने दुश्मन को जानकर भूत मार्शल संप्रदाय से निपटना और भी आसान हो जाएगा। इस समय अथर्व को भी अपनी ताकत का अंदाजा हो गया था। अपनी 5वीं परत के मार्शल जनरल की ताकत, अपने विशाल दानतेन और क्यूई सागर, शारीरिक दृढ़ता और गति के लाभ के साथ कुल मिलाकर 7वीं परत के मार्शल जनरल का विरोध करना कोई समस्या नहीं थी। हालांकि किसी को मारना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। गहन स्तर के निम्न स्तरीय युद्ध कौशल के साथ निरंतर हमले करने से 8वें स्तर के मार्शल जनरल से मुकाबला करने में कोई समस्या नहीं होगी। शून्य आत्मा ब्रह्म मुहर के साथ ये 9वें स्तर के मार्शल जनरल से निपटने के लिए पर्याप्त होगा। बेशक अथर्व भी जानता था कि शक्ति का ये स्तर औसत मार्शल जनरलों पर आधारित था। हालांकि मंगल शाह 9वें स्तर का मार्शल जनरल था, लेकिन मार्शल कौशल के मामले में भूत प्रेत संप्रदाय से होने के कारण उसके पास गहन स्तर के मार्शल कौशल नहीं थे। उसकी शक्ति सामान्य थी। 3 संप्रदायों और 4 द्वारों जैसे प्रमुख संप्रदायों के शिष्यों के विपरीत, जिनकी शक्ति आमतौर पर उनके साधना स्तर से बहुत अधिक होती है। अथर्व ने मन ही मन सोचा, अगर यह मंगल शाह, अधिपति कृपाण लोंगसान, युद्ध कृपाण प्रभास या चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के फ्लाइंग ईगल अनुज जैसा कोई होता, जो 9वें स्तर के मार्शल जनरल भी होते, तो वह 5वें स्तर का मार्शल जनरल उनसे निपटने के लिए केवल बेतहाशा लड़ पाता। इसलिए उसकी वर्तमान शक्ति की तुलना केवल औसत मार्शल कलाकारों से ही की जा सकती है। अगर उसका सामना तुरुप के पत्तों वाले मार्शल कलाकारों से होता तो उसे पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता। मार्शल कमांडर के खिलाफ अपनी ताकत के बारे में अथर्व भी अनिश्चित था। आखिरकार एक मार्शल कमांडर और एक मार्शल जनरल में बहुत फर्क होता है। उसे मंगल शाह से निपटने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मंगल शाह मार्शल कमांडर के दायरे के बिल्कुल करीब भी नहीं था, इसलिए अभी उसका आकलन करना मुश्किल था। लेकिन इस समय अथर्व को अपनी ताकत पर थोड़ा भरोसा था। आखिरकार उसके पास अभी भी कुछ तुरुप के पत्ते बचे थे। उसने अनुमान लगाया कि अगर अब उसका सामना किसी प्रथम श्रेणी के मार्शल कमांडर से हुआ, तो मार्शल कमांडर क्षेत्र साधक और मार्शल जनरल के बीच भले ही एक खाई थी, फिर भी यह कहना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। साफ सफाई करने के बाद अथर्व ने अपनी आस्तीन उतारी और चौक में लौट आया।
इस समय चौक पर युद्ध की भयावह ध्वनियां लगभग समाप्त होने वाली थीं। कई भयानक राक्षसी जानवरों की मदद से उड़नशील आत्मा संप्रदाय पूरी तरह से विजयी हो गया। स्वर्गीय एक संप्रदाय के हजारों शिष्यों की लाशें ज्यादा नहीं थीं, ज्यादातर राक्षसी जानवरों का निवाला बन गए थे। हालांकि चौक सचमुच खून से लथपथ था। अथर्व की पृथ्वी की दहाड़ से मूल रूप से बना विशाल गड्ढा अब खून से लथपथ हो गया था, जिससे खून का एक विशाल तालाब बन गया था। गुरुजी, जिन आत्मा साधकों को आप ढूंढ रहे थे वे सब यहाँ हैं। कुछ मारे गए। चंद्र दानव खरगोश का शरीर अब लगभग 2 मीटर तक सिकुड़ गया था। उसके 2 छोटे अगले पंजे लाल थे। नीली रोशनी के एक गोले ने कई आकृतियों को घेर लिया और उन्हें तुरंत जमीन पर गिरा दिया। अथर्व की नजर उन पर पड़ी। कुल 5 आत्मा साधक थे, एक दूसरे स्तर का आत्मा सेनापति, एक चौथे स्तर का आत्मा आत्मा, एक पहले स्तर का आत्मा आत्मा और 2 आत्मा गुरु। 5 आत्मा साधकों में से अथर्व ने एक मुस्कान का संकेत दिया। ये उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में सुधार के लिए कदम थे। बॉस, सब हो गया। लिटिल लॉन्ग का छोटा सा शरीर अथर्व के कंधे पर उछल पड़ा, उसके चारों ओर एक हल्की सी हत्यारी आभा टिमटिमा रही थी। कई बड़े राक्षसी जानवरों का पीछा करते हुए उन सभी ने अपने शरीर सिकोड़ लिए थे। पूरा चौक अपने अंत के करीब पहुंच रहा था। लिटिल लॉन्ग, तुम्हारी ताकत काफी बढ़ गई है, अथर्व ने धीरे से कहा। अभी अभी स्वर्गीय एक संप्रदाय के एक प्रथम श्रेणी के मार्शल जनरल को लिटिल लॉन्ग ने तुरंत निगल लिया था। ये ताकत इस बार लिटिल लॉन्ग की सफलता से पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत थी। संप्रदाय गुरु, स्वर्गीय एक संप्रदाय नष्ट हो गया है। कई 100 शिष्य बच गए, बाकी सभी मारे गए। हमारे उड़न आत्मा संप्रदाय के 56 शिष्य मारे गए और 400 से अधिक घायल हैं। 1 घंटे बाद विनोद अथर्व के सामने आए और रिपोर्ट दी। संप्रदाय गुरु, ये स्वर्गीय एक संप्रदाय से प्राप्त लाभ हैं। जीत कुमार ने अथर्व को कई स्थानिक थैलियां दी। लगभग पूरा स्वर्गीय एक संप्रदाय पूरी तरह से लूट लिया गया था। जीत कुमार को अब इस तरह का काम करने के लिए अथर्व के निर्देशों की आवश्यकता नहीं थी। चलो जल्दी से उड़ती आत्मा संप्रदाय की ओर लौटते हैं। शहर के लोगों के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें, अथर्व ने निर्देश दिया। उड़ती आत्मा संप्रदाय ने 50 से ज्यादा लोगों को खो दिया था, जो पहले से ही एक पूर्ण विजय थी। उड़ती आत्मा संप्रदाय के शिष्यों ने अभी मुख्य युद्ध में भाग नहीं लिया था। अगर उन्हें स्वर्गीय संप्रदाय को नष्ट करने के लिए केवल उड़ती आत्मा संप्रदाय के शिष्यों पर निर्भर रहना पड़ता तो यह स्पष्ट रूप से असंभव होता। संप्रदाय गुरु, क्या हम इस स्वर्गीय संप्रदाय को नहीं लेंगे? जो यूहो ने तुरंत पूछा। कौन कहता है कि हम नहीं हैं? आप पहले शिष्यों को वापस ले जाए, देर मत कीजिए, अथर्व ने धीरे से कहा। उसकी नजर जो यूहो पर टिकी हुई थी। हाँ, संप्रदाय गुरु, जो यूहो का दिल तुरंत ठंडा हो गया और उसने और कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। अथर्व ने पीछे मुड़कर स्वर्गीय संप्रदाय की ओर देखा। देर सवेर यह जगह उसकी हो ही जाएगी, लेकिन अभी इसे उड़ती आत्मा संप्रदाय के हाथों में सौंपने का समय नहीं था। उसने अनुमान लगाया कि यह सब ज्यादा दूर नहीं होगा। एक क्षण बाद आकाश पंख वाले हिमसिंह ने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर की ओर उड़ गया। उसका विशाल शरीर गर्जना के साथ क्षितिज में विलीन हो गया। आकाश पंख वाले हिमसिंह की पीठ पर 5 प्रतिबंधित आत्मा साधक और कई छोटे राक्षसी जानवर थे। स्काईविंग स्नोलान की पीठ पर अथर्व पालथी मारकर बैठा था, पीले प्रकाश के घेरे में लिपटा हुआ। उसने जो सच्ची की हुई ऊर्जा अवशोषित की थी उसे परिष्कृत कर रहा था। आकाश पंख हिमसिंह की पीठ पर बैठे कुछ आत्मा साधकों की आंखें भय से भरी हुई थीं, लेकिन उनके शरीर प्रतिबंधित थे, जिससे उनके लिए 1 इंच भी हिलना असंभव था। स्वर्गीय एक नगर में भयानक युद्ध की धरती हिला देने वाली आवाजें समाप्त होने के बाद जो लोग पर्याप्त साहसी थे उन्होंने अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल दी और उस चौक की ओर बढ़ने लगे जहां से खून की गंध आ रही थी। अभी अभी जो युद्ध हुआ था वह किसी से छिपा नहीं था। स्वर्गीय एक नगर में राहगीरों के बीच युद्ध कलाकार भी मौजूद थे, जिनमें कई युद्ध आत्मा क्षेत्र के साधक और कुछ युद्ध सेनापति भी शामिल थे। ये युद्ध कलाकार दूर से ही चौक में छतों पर चढ़कर युद्ध देख रहे थे। विशालकाय राक्षसी जानवरों के प्रकट होने से वे छिप गए और खुद को प्रकट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, केवल परछाई से झांकने का साहस कर पाए। जब राक्षसी जानवरों और उड़ती आत्मा संप्रदाय के अनुयायियों का समूह चला गया तो इन लोगों ने हिम्मत करके अपना चेहरा दिखाया और चौक को स्तब्ध होकर घूरने लगे। कई लोगों ने अभी अभी ये दृश्य साफ साफ देखा था। उड़ती आत्मा संप्रदाय का संप्रदाय गुरु कई भयानक राक्षसी जानवरों को लेकर स्वर्गीय एक संप्रदाय पर टूट पड़ा और उसने जरा भी दया नहीं दिखाई। यहाँ तक कि भूत आत्मा संप्रदाय के 9वें स्तर के एक मार्शल जनरल को भी उड़ती आत्मा संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने व्यक्तिगत रूप से मार डाला। लाशों से भरे चौक पर कई आम लोग ये सब देखते रहे और बार बार उल्टियां करते रहे। स्वर्गीय एक संप्रदाय नष्ट हो गया है, यहाँ तक कि भूत आत्मा संप्रदाय भी उनकी रक्षा नहीं कर सका। उड़नशील आत्मा संप्रदाय के वे कुछ राक्षसी जानवर बहुत डरावने हैं। स्वर्गीय एक संप्रदाय के शिष्यों का उनसे कोई मुकाबला नहीं था। मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले फ्लावर गेट टाउन में स्वर्गीय एक संप्रदाय के संप्रदाय गुरु जिंग वेनकुन ने उपद्रव मचाया था। यह उड़ती आत्मा संप्रदाय का क्षेत्र है।
ऐसा कहा जाता है कि उड़ती आत्मा संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने जिंग वेनकुन को मौके पर ही मार डाला और स्वर्गीय एक संप्रदाय को नष्ट करने की कसम खाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी कार्रवाई करेगा। स्वर्गीय संप्रदाय बदकिस्मत था, उन्हें बस उड़ती आत्मा संप्रदाय के इलाके में परेशानी खड़ी करनी थी। ऐसा लगता है कि उड़ती आत्मा संप्रदाय अब भूत आत्मा संप्रदाय को नजरअंदाज करता है। मेरा अनुमान है कि यह एक अच्छा प्रदर्शन होगा। भूत आत्मा संप्रदाय को इस बार उड़ती आत्मा संप्रदाय के विरुद्ध एक चाल चलनी चाहिए। हालांकि भूत आत्मा संप्रदाय बहुत शक्तिशाली है, ऐसा लगता है कि उड़ती आत्मा संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के साथ एक स्तर 6 राक्षसी जानवर भी है। भूत आत्मा संप्रदाय से निपटना भी आसान नहीं होगा। इन लोगों की चर्चाओं के बीच स्वर्गीय एक संप्रदाय को उड़ती आत्मा संप्रदाय द्वारा नष्ट किए जाने की खबर हवा के साथ फैल गई, जिसने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। शाम ढलने के बाद अथर्व ज्यादा लोगों को डराए बिना उड़ती आत्मा संप्रदाय में वापस लौट आया। वह सीधे पहाड़ के पीछे वाले गुप्त कक्ष में घुस गया और साधना शुरू कर दी। समय धीरे धीरे बीतता गया। गर्मियों के आखिरी दिनों में फ्लावर गेट टाउन के बाहर एक भव्य नगर निर्माण योजना शुरू हुई। एक के बाद एक इमारतें जमीन से ऊपर उठने लगी और फ्लावर गेट टाउन की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला की नाकाबंदी लंबी होती गई, औषधीय जड़ी बूटियों की कीमतें बढ़ती गईं, जिससे अमृतों की कीमतें भी बढ़ गईं। फ्लावर गेट टाउन में केवल फ्लाइंग स्पिरिट मर्चेंट हाउस ही अभी भी थोड़ी मात्रा में औषधीय जड़ी बूटियां बेच रहा था। हर दिन औषधीय जड़ी बूटियों के व्यापारियों का एक बड़ा समूह फ्लाइंग स्पिरिट मर्चेंट हाउस के बाहर सुबह सुबह औषधीय जड़ी बूटियों की बिक्री का इंतजार करते हुए लाइन में लग जाता था। औषधीय जड़ी बूटियों की थोड़ी सी मात्रा रोजाना की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, जिससे कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थीं। हर दिन सारांश और सनी फ्लाइंग स्पिरिट मर्चेंट हाउस में खड़े रहते, उनकी मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ती थी। अथर्व द्वारा स्वर्गीय एक संप्रदाय के विनाश के ठीक तीसरे दिन मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला से निकलकर कई बड़े भाड़े के सैनिक समूह अचानक फ्लावर गेट टाउन में प्रकट हुए। प्रत्येक भाड़े के सैनिक समूह के पास भारी मात्रा में औषधीय जड़ी बूटियां थीं। जैसे ही ये भाड़े के सैनिक समूह प्रकट हुए, सभी औषधीय जड़ी बूटी व्यापारी तुरंत उनकी तलाश में जुट गए। इन दर्जन भर से ज्यादा भाड़े के सैनिकों के पास मौजूद सभी औषधीय जड़ी बूटियां एक ही दिन में आसमान छूती कीमतों पर खरीद ली गईं। रात में उड़ती आत्मा व्यापारी भवन के पिछले हॉल में अगर उन औषधीय जड़ी बूटियों के व्यापारियों ने उन्हें देखा तो उन्हें पहचानना मुश्किल नहीं होगा कि इन दर्जन भर भाड़े के समूहों के नेता उड़ती आत्मा व्यापारी भवन के पिछले हॉल में इकट्ठा हुए हैं। इन दर्जन भर भाड़े के समूहों के नेता लगभग एक दर्जन मार्शल जनरल क्षेत्र के साधक थे। और इन भाड़े के समूहों के लोग वे सभी लोग थे जिन्हें अथर्व ने 10 दिन से भी पहले मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला में वश में किया था। इस समय फ्लाइंग स्पिरिट मर्चेंट हाउस के पिछले हॉल में सारांश और सनी भी मौजूद थे। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद नेतागण, सारांश ने धीरे से कहा। बिल्कुल नहीं, हम सब उड़ती आत्मा संप्रदाय के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं, लगभग एक दर्जन भाड़े के सैनिकों के समूह के नेताओं ने कहा। उन सभी ने रक्त भक्षण करने वाली हड्डी पिघलाने वाली गोली ले ली थी और इस समय ये लोग उड़ती आत्मा संप्रदाय के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते थे। नेताओं, संप्रदाय के गुरु ने बहुत पहले ही निर्देश दे दिया था कि अब से पूरी मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला आपकी जिम्मेदारी होगी। आप खतरनाक क्षेत्रों में औषधीय जड़ी बूटियां भी इकट्ठा कर सकते हैं। साथ ही अब हजारों भाड़े के सैनिक हैं जो मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए आप अपने भाड़े के समूहों का विस्तार कर सकते हैं। आधे साल बाद जिसका भाड़े का समूह सबसे बड़ा होगा वह पूरी मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला का प्रभारी होगा। याद रखें, फिलहाल फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय के साथ अपने संबंधों के बारे में किसी को न बताएं, सारांश ने सभी से कहा। भाड़े के सैनिकों के समूह के नेताओं ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर चले गए। भूत आत्मा शहर में डूबते सूरज ने अपनी रोशनी डाली और विशाल लाल चमक ने भूत आत्मा संप्रदाय के पूरे विशाल पर्वत को रोशन कर दिया, जिससे इसे एक लाल रंग मिल गया। बुजुर्गों, मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने वाले 3 बुजुर्गों को अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। वे अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? मनमोहन ने भूत प्रेत संप्रदाय के मुख्य हॉल में गंभीर भाव से कहा। शायद तीनों बुजुर्गों को किसी कारणवश देरी हो गई थी। तीनों बुजुर्गों की ताकत के कारण कोई बड़ी घटना नहीं घटनी चाहिए थी, नीले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग ने कहा। एक अन्य बुजुर्ग ने कहा, स्काई स्टार टाउन में लंबे समय से औषधीय जड़ी बूटियां दुर्लभ हैं, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। अगर तीनों बुजुर्ग जल्द ही औषधीय जड़ी बूटियां वापस नहीं लाते हैं तो स्काई स्टार टाउन को भारी नुकसान होने की संभावना है। ये सब उस उड़ती आत्मा संप्रदाय की वजह से है, वे और भी ज्यादा उग्र होते जा रहे हैं। संप्रदाय गुरु, पुराने संप्रदाय गुरु ने क्या कहा? क्या वह उड़ती आत्मा संप्रदाय पर कोई हमला करने की योजना बना रहा है? एक पीले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा। भाई होंग रेन, इनाम के लिए धन्यवाद। आज सभी 5 अपडेट यहाँ हैं। मैं विनम्रतापूर्वक ताज़े फूलों और सिफारिशों का अनुरोध करता हूँ, धन्यवाद।
पहले इसे कल रात ही पोस्ट किया जाना था, लेकिन किसे पता था कि तूफान और बिजली गुल हो जाएगी, जिससे नेटवर्क समस्याएं पैदा होंगी और अपडेट नहीं हो पाएगा। इसे अभी ठीक किया गया है। माफी चाहता हूं भाइयों, अभी यह एक ही अपडेट है। सुझावों के लिए चुनजून और होमग्रेन भाइयों का धन्यवाद। शुक्रिया। पुराने संप्रदाय के गुरु ने निर्देश दिए हैं। हम थोड़ी देर और रुकेंगे और कोई निर्णय लेने से पहले देखेंगे कि उड़ती आत्मा संप्रदाय आगे क्या करने का इरादा रखता है, मनमोहन ने धीरे से कहा। उसकी निगाहें झुक गईं। संप्रदाय गुरु, ये बुरा है, कुछ बड़ा घटित हुआ है। मुख्य हॉल के बाहर मार्शल सोल स्टेज पर भूत मार्शल संप्रदाय का एक शिष्य हॉल में भागा। उसकी अभिव्यक्ति घबराई हुई थी। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मुख्य हॉल के अंदर बुजुर्गों और संरक्षकों का एक समूह महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रहा था। शिष्य को इतनी घबराहट में अंदर आते देख मनमोहन के हाव भाव तुरंत बदल गए और उन्होंने भारी स्वर में पूछा, संप्रदाय गुरु, 4 दिन पहले 9 फूल पर्वत पर हमारी शाखा अचानक एक रहस्यमयी शक्ति द्वारा नष्ट कर दी गई, शिष्य ने घबराहट में कहा। क्या? तुरंत मुख्य हॉल के अंदर मनमोहन और बुजुर्गों और संरक्षकों के समूह के भाव काफी बदल गए। इस समय मार्शल सोल स्टेज पर एक और भूत मार्शल संप्रदाय का शिष्य मुख्य हॉल के बाहर से घबराहट में भागता हुआ अंदर आया। इस बार क्या है? मनमोहन ने भारी स्वर में पूछा। संप्रदाय गुरु, हमें अभी अभी खबर मिली है कि 4 दिन पहले तड़के सुबह एक रहस्यमयी शक्ति ने 1000 चोटियों वाले संप्रदाय को नष्ट कर दिया। अब पूरा 1000 चोटियों वाला संप्रदाय अस्तित्व में नहीं है। 1000 चोटियों का संप्रदाय भी नष्ट हो गया। मुख्य हॉल के अंदर सभी के चेहरे एक बार फिर आश्चर्य से भर गए और सभी की निगाहें मनमोहन की ओर मुड़ गईं। संप्रदाय गुरु, ये तो बहुत बुरा हुआ। हमें अभी अभी खबर मिली है कि स्वर्गीय एकता संप्रदाय 3 दिन पहले नष्ट हो गया। एल्डर जो को उड़ती आत्मा संप्रदाय ने मार डाला और हमारे भूत मार्शल संप्रदाय के सभी 100 कुलीन शिष्य भी मारे गए। मार्शल सोल मंच पर मौजूद एक और भूत मार्शल संप्रदाय का शिष्य घबराहट में मुख्य हॉल में भागा। मनमोहन का चेहरा बहुत गंभीर था, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी और उसने अपनी हथेली को जोर से कुर्सी पर पटक दिया। दरार, बड़ी कुर्सी तुरंत धूल में मिल गई। मनमोहन का चेहरा भी पूरी तरह से राख हो गया। मेरे लिए जांच करो। 1000 चोटियों वाले संप्रदाय और 9 फूलों वाली पर्वत शाखा को किसने नष्ट किया? उड़ती आत्मा संप्रदाय। इस बार मेरा भूत मार्शल संप्रदाय इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हुश हुश। जब भूत योद्धा संप्रदाय अराजकता और रोष में था, उड़ती आत्मा संप्रदाय के पीछे पहाड़ पर बने गुप्त कक्ष के अंदर अथर्व का आभामंडल ऊपर उठ रहा था। गुप्त कक्ष के अंदर की स्थानिक तरंगें किसी समय हिंसक रूप से कंपन करने लगी थीं। अथर्व के शरीर के चारों ओर से एक तेज भूरी पीली रोशनी निकली, फिर उसके शरीर के चारों ओर प्रकाश की धारियों की तरह कुंडलित हो गई और अंततः हर सांस के साथ उसके सभी रोम छिद्रों से होते हुए उसके शरीर में प्रवेश कर गई और एक चक्र में दोहराई जाने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, अथर्व के शरीर के भीतर की भूरी पीली रोशनी और सघन होती गई और उसकी त्वचा पर धीरे धीरे हल्की पीली आभाएं दिखाई देने लगीं। अचानक स्वर्ग और पृथ्वी से एक अदृश्य ऊर्जा गुप्त कक्ष में एकत्रित होने लगी और फिर अथर्व के शरीर में प्रवेश कर गई। इस समय गुप्त कक्ष में मौजूद कुछ आत्मा गुरुओं के चेहरे और भी ज्यादा बदल गए। बेशक वे जानते थे कि कुछ ही दिनों की साधना के बाद अथर्व ने सफलता हासिल करना शुरू कर दिया था। अथर्व का आभामंडल और भी प्रबल होता गया। उस अदृश्य स्वर्गीय और सांसारिक ऊर्जा के निरंतर संचार के कारण अथर्व के शरीर में भी तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। हर छोटी सी सफलता के साथ अथर्व महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में एक छोटा सा परिवर्तन हो रहा है। उसकी मांसपेशियां, हड्डियां, आंतरिक अंग, रक्त वाहिकाएं और मेरिडियन सभी अलग अलग तरीकों से मजबूत हो रहे थे, जिससे उसका शरीर और भी शक्तिशाली होता जा रहा था। साथ ही हर सफलता के साथ अथर्व साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि उसका तांतियन क्यू सागर फैल रहा था, हर सफलता के बाद और बड़ा होता जा रहा था। जैसे जैसे तांतियन क्यू सागर फैलता, उसमें समाहित सच्ची क्यू भी तेजी से बढ़ती। उसके पास जितनी ज्यादा सच्ची क्यू होती, निस्संदेह उसकी शक्ति उतनी ही मजबूत होती। जैसे जैसे अथर्व का आभामंडल और भी प्रबल होता गया, गुप्त कक्ष के अंदर अदृश्य स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा का उतार चढ़ाव धीरे धीरे और भी तीव्र होता गया। अंततः अथर्व के शरीर के चारों ओर अनगिनत छिद्र उसके शरीर में प्रवाहित होने वाली सारी ऊर्जा को लालच से निगल रहे थे। इस क्षण पूरा गुप्त कक्ष एक गहरी पीली चमक में लिपटा हुआ था। ये लगभग आधे घंटे तक चलता रहा। गुप्त कक्ष की पीली चमक अथर्व ने पूरी तरह से अवशोषित कर ली और सब कुछ सामान्य होने लगा। पालथी मारकर बैठी अथर्व की आकृति भी साफ दिखाई देने लगी। हालांकि इसी क्षण अथर्व के शरीर के चारों ओर एक अदृश्य शक्तिशाली आभा फैल गई। बस इसी क्षण के लिए ये शक्तिशाली आभा बिना किसी रिसाव के पूरी तरह से पीछे हट गई। फुश। अथर्व ने अपने डेंटियन क्यू सागर से एक लंबी गंदी सांस छोड़ी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसकी गहरी काली आंखें और भी गहरी दिखाई देने लगीं। छठे चरण के मार्शल जनरल, अथर्व ने कहा। उसके मुंह के कोने पर एक संतुष्ट मुस्कान उभर आई क्योंकि उसने अपने शरीर के भीतर विशाल सच्ची क्यूई को महसूस किया।
उसने अपनी बाहें फैलाईं, हल्के से मुस्कुराया और महसूस किया कि उसका शरीर, चाहे उसकी मांसपेशियां और हड्डियां हों या उसके आंतरिक अंग, 5वें चरण के मार्शल जनरल के समय की तुलना में काफी मजबूत हो गया था। अथर्व अपने शरीर की ताकत से बेहद संतुष्ट था। अगर सिर्फ शारीरिक मजबूती की तुलना की जाए तो उसका शरीर उच्च स्तरीय रक्षात्मक युद्ध कौशल के बराबर था। कुछ ही दिनों में फिर से सफलता प्राप्त करते हुए अथर्व भी इस गति से बेहद संतुष्ट था। अगर बेहतर प्रतिभा वाले किसी मार्शल जनरल के पास भी 1 साल का समय न हो तो वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। मार्शल जनरल स्तर तक पहुंचने वाले सामान्य मार्शल कलाकार शायद 3 से 5 साल के बिना सफलता के बारे में सोच भी नहीं सकते। उसके लिए कुछ ही दिनों में सफलता प्राप्त कर पाना वाकई खुशी की बात थी। परिष्करण जारी रखो। अथर्व ने अपने होंठ भींचे और मुस्कुराया। मंगल शाह के शरीर से सच्चीची को अवशोषित करने से, जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसे 6ठे चरण के मार्शल जनरल तक पहुंचने में मदद मिली, लेकिन अवशोषण से प्राप्त सच्चीची ऊर्जा अभी भी बची हुई थी। हालांकि मंगल शाह को बहुत गंभीर चोटें आई थीं, फिर भी उसके शरीर में सच्चीची अभी भी बहुत विशाल थी, क्योंकि वह 9वें चरण के मार्शल जनरल का विशेषज्ञ था। एक क्षण बाद अथर्व एक बार फिर साधना की अवस्था में आ गया और उसका शरीर तुरंत एक बार फिर हल्की पीली चमक में लिपट गया। भूत मार्शल संप्रदाय के ऊपर एक चट्टानी चट्टान के भीतर एक पत्थर का दरवाजा था जिसकी ऊंचाई एक इंसान जितनी थी। मनमोहन बाहर खड़े होकर पत्थर के दरवाजे के अंदर की ओर सम्मानपूर्वक देखते हुए पूछा, पिताजी, क्या आपने कोई निर्णय ले लिया है? स्वर्गीय एकता संप्रदाय, 1000 चोटियां संप्रदाय, 9 फूल पर्वत शाखा। ये तीनों मामले जटिल लगते हैं, लेकिन गहराई से सोचने पर शायद ये इतने सरल नहीं हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत पहले इसकी योजना बनाई थी। पत्थर के दरवाजे के अंदर से एक बूढ़ी आवाज आई। पिताजी, क्या आपका मतलब है कि इसके पीछे कोई है जो जानबूझकर हमारे भूत मार्शल संप्रदाय को निशाना बना रहा है? मनमोहन ने पूछा। 9 फूलों के पहाड़, स्वर्गीय एकता संप्रदाय और 1000 चोटियों के संप्रदाय को एक साथ नष्ट करना और यहां तक कि मंगल शाह को मारना, यह कोई साधारण शक्ति नहीं कर सकती। क्या ये सच है कि उड़ती आत्मा संप्रदाय के जिस अथर्व का तुमने जिक्र किया था, उसके पास 6ठे चरण का एक राक्षसी जानवर है? पत्थर के दरवाजे के अंदर से बुजुर्ग आवाज पूछती रही। हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार ये 6ठे चरण का प्रारंभिक चरण रिवर स्केल डेमोनिक रॉक होना चाहिए, मनमोहन ने धीरे से कहा। रिवर स्केल डेमोनिक रॉक? पत्थर के दरवाजे के अंदर से आवाज थोड़ी हैरान हुई, फिर बोली, हमारा भूत मार्शल संप्रदाय प्राचीन क्षेत्र के सबसे बाहरी क्षेत्र मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला के किनारे पर स्थित है। आत्मा मार्शल महाद्वीप के 3 संप्रदायों और 4 द्वारों ने हमेशा प्राचीन क्षेत्र पर कब्जा किया है। क्या यह असंख्य पशु संप्रदाय का कोई व्यक्ति हो सकता है? पिताजी को संदेह है कि उड़ने वाली आत्मा संप्रदाय असंख्य जानवरों के संप्रदाय से संबंधित है। मनमोहन ने गंभीर भाव से पूछा। यह सिर्फ एक अनुमान है। सिर्फ असंख्य पशु संप्रदाय में ही इतने राक्षसी जानवर रखने की क्षमता है। यह भी संभव है कि यह कोई ऐसी शक्ति हो जो वर्षों से हमारे भूत मार्शल संप्रदाय से निपटने की कोशिश कर रही हो। संक्षेप में, यह मामला आसान नहीं है। पत्थर के दरवाजे के अंदर से फिर आवाज आई। पिताजी, अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हम इस बार कार्रवाई नहीं करते हैं तो मुझे डर है कि हर कोई सोचेगा कि हमारे भूत मार्शल संप्रदाय को धमकाना आसान है, और कौन जानता है कि कितने लोग हमारे भूत मार्शल संप्रदाय के पतन को देख रहे हैं, मनमोहन ने धीरे से कहा। चाहे कुछ भी हो, हमारे भूत मार्शल संप्रदाय को इस बार कार्रवाई करनी ही होगी। हालांकि इतने सालों में किसी को भी ये पता नहीं चला कि फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय के अंदर वह स्पिरिट कमांडर विशेषज्ञ कौन है। पत्थर के दरवाजे के अंदर से आवाज ने हल्की सी आह भरी। तो पिताजी का इरादा है, आप और आपके भाई इस पर चर्चा करें। आप में से एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जाएगा। पहला, हमारे भूत मार्शल संप्रदाय के रुख को स्पष्ट करने के लिए, और दूसरा, ये जांचने के लिए कि उड़ने वाली आत्मा संप्रदाय में वह आत्मा कमांडर कौन है। एक पल के बाद पत्थर के दरवाजे के अंदर से आवाज फिर से आई। उड़ती आत्मा संप्रदाय के पीछे पहाड़ पर दूसरे दिन जब अथर्व ने अपने शरीर के भीतर सच्ची क्यूई को फिर से परिष्कृत किया तो उसकी आंखें एक बार फिर खुल गईं। फुश! जैसे ही उसने अपने शरीर से एक गहरी सांस छोड़ी, अथर्व की आंखों में एक तेज चमक दौड़ गई। उसने अपने शरीर को खींचा, उसकी हड्डियां चटकने लगी और एक सुकून भरा एहसास तुरंत उमड़ पड़ा। अपने शरीर में सच्ची क्यूई के स्तर को महसूस करते हुए अथर्व ने अनुमान लगाया कि अगर वह इस समय एक और 6ठे चरण के मार्शल जनरल को अवशोषित कर लेता है तो वह 6ठे चरण के मध्य मार्शल जनरल तक पहुंच सकता है। हालांकि वह हाल ही में सच्ची क्यूई के स्तर के मामले में काफी आगे बढ़ चुका था और अथर्व ने इस समय अवशोषण और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। अथर्व खड़ा हुआ, फिर उसकी नजर 5 आत्मा गुरुओं की ओर मुड़ी। इन कुछ आत्मा गुरुओं को आत्मसात करने के बाद अथर्व ने अनुमान लगाया कि वह भी 3य चरण आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगा। एक हल्की सी ठंडी मुस्कान लिए उसकी नजर अंततः 2य चरण आत्मा जनरल स्तर के साधक पर टिक गई। दूसरे चरण के आत्मा जनरल का चेहरा भय से भरा हुआ था, मानो उसे पता चल गया था कि अथर्व क्या करने वाला है, लेकिन वह पूरी तरह से प्रतिबंधित था और बोलने में असमर्थ था।
द्वितीय चरण आत्मा जनरल, बुरा नहीं है। अथर्व ने उदासीनता से मुस्कुराया, उसके हाथ से अवशोषण बल का एक उछाल फूट पड़ा, और फिर अन्य 4 आत्मा मास्टर्स की आंखों में ये दूसरे चरण आत्मा जनरल के मुकुट पर आ गिरा। आधे घंटे बाद अथर्व की हथेली में रखी आत्मा की अग्नि के नीचे 5 सूखी लाशें राख में बदल गईं। शोधन जारी रखो। अथर्व का गुप्त कक्ष छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। स्पिरिट जेड बैड को बाहर निकालने के बाद उसने तुरंत अवशोषित स्पिरिट ऊर्जा का शोधन शुरू कर दिया। स्पिरिट ऊर्जा का शोधन करते समय अथर्व हमेशा स्पिरिट जेड बैड को बाहर निकालता था। स्पिरिट जेड बैड का स्पिरिट ऊर्जा और आत्मिक शक्ति दोनों पर एक महत्वपूर्ण प्रवर्धन प्रभाव था, जिससे यह एक अनमोल खजाना बन गया। एक क्षण बाद एक साधना हाथ की मुहर बन गई और अथर्व पहले से ही एक अदृश्य पारदर्शी प्रकाश चक्र में लिपटा हुआ था। भूतिया मार्शल सिटी में इस दिन 2000 लोहे के घुड़सवारों ने जबरदस्त गति से सर पर दौड़ते हुए धूल का एक बादल उड़ाते हुए आगे बढ़े। ऊपर आकाश में एक विशाल उड़ते हुए राक्षसी जानवर की पीठ पर 20 से ज्यादा आकृतियां थीं। सबसे आगे वाला व्यक्ति वास्तव में राजेंद्र ही था। राजेंद्र के पीछे 6 या 7 मार्शल जनरल थे, जिनमें एक 7वें स्तर का मार्शल जनरल, एक 8वें स्तर का मार्शल जनरल और 1 दर्जन से अधिक रक्षक थे जो 8वें या 9वें स्तर के मार्शल सोल चरण में थे। हालांकि इस समय राजेंद्र का चेहरा अत्यंत गंभीर लग रहा था, उसकी उदासी में घृणा की झलक थी। उप संप्रदाय गुरु पूरी गति से आगे बढ़ते हुए भूत संप्रदाय के 2000 शिष्यों को उड़ती आत्मा गेट तक पहुंचने में संभवतः 7 दिन लगेंगे। भूत संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने एक उड़ते हुए राक्षसी जानवर की पीठ से राजेंद्र से कहा। किसको परवाह है कि इसमें कितने दिन लगेंगे? मनमोहन ने वास्तव में जानबूझकर यह मामला मुझ पर थोपा है। हम, राजेंद्र ने नाराजगी से कहा। उप संप्रदाय गुरु, यदि हम उड़ती आत्मा द्वार को नष्ट करने में सफल हो जाते हैं तो यह मामला हमारे लिए भी एक अवसर होगा। अगला संप्रदाय गुरु चुनाव संभवतः उप संप्रदाय गुरु के लिए होगा, 7वें स्तर के मार्शल जनरल साधना स्तर के एक बुजुर्ग ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि यह इतना आसान है? मैंने सुना है कि उड़ती आत्मा गेट में एक स्पिरिट कमांडर है। मनमोहन खुद लापरवाही से काम करने से डरता होगा, इसीलिए उसने मुझ पर दबाव डालने के लिए सेक्ट मास्टर के आदेश का इस्तेमाल किया। एक दिन सेक्ट मास्टर का यह पद मेरा होगा, राजेंद्र ने नफरत से भरे हुए दांत पीसते हुए कहा। डिप्टी सेक्ट मास्टर, इस बार जब हम उड़ती आत्मा गेट को नष्ट कर देंगे तो अगली बार पुराने सेक्ट मास्टर निश्चित रूप से सेक्ट मास्टर का पद डिप्टी सेक्ट मास्टर को सौंप देंगे, 8वें स्तर के मार्शल जनरल ने कहा। फीलिंग गेट, मैं देखना चाहता हूं कि उस छोटे से फीलिंग गेट में किस तरह के शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं, राजेंद्र ने मुठ्ठियां भींचते हुए व्यंग्य किया। उसके शरीर से सच्ची क्यूई का एक उभार निकला जो उसके आसपास के अंतरिक्ष में लहरों की तरह फैल गया, जिससे वह उड़ता हुआ राक्षसी जानवर जिस पर वह बैठा था कांप उठा। गुप्त कक्ष के अंदर अथर्व एक धुंधली अदृश्य पारदर्शी रोशनी में लिपटा हुआ था और उसकी आभा धीरे धीरे बढ़ रही थी। इस समय अथर्व के मन में आत्मा की गोली के पास वह अजीब सुनहरा खंजर भी आत्मा की गोली से सटा हुआ था, उसकी गति के साथ घूम रहा था। उस खंजर से एक हल्की पीली चमक निकलने लगी और यह सूक्ष्म आत्मिक ऊर्जा आत्मा की गोली से लगातार उसमें समा रही थी। सुनहरा खंजर एक अथाह गड्ढे की तरह था जो आत्मा की गोली के भीतर की आत्मिक शक्ति को लगातार सोख रहा था। एक आत्मा सेनापति, 2 आत्मा आत्माओं और 2 आत्मा गुरुओं को निगल जाने के बाद अथर्व की आत्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने की गति इस समय बहुत तेज थी और उसकी साधना का स्तर भी तेजी से बढ़ गया। ये कब शुरू हुआ यह अज्ञात था, लेकिन अथर्व का शरीर आभा से भर गया था और पूरा गुप्त कमरा घने अदृश्य पारदर्शी प्रकाश अवरोध से घिरा हुआ था। इस क्षण अथर्व के मन में आत्मिक ऊर्जा पूरी तरह से भर गई, आत्मा की गोली तेजी से घूमने लगी और उसके चारों ओर का अदृश्य पारदर्शी प्रकाश आवरण तुरंत अत्यंत चमकदार हो गया। स्वर्ग और पृथ्वी की एक अदृश्य ऊर्जा भी चारों दिशाओं से एकत्रित होकर अथर्व के शरीर में उमड़ने लगी। टकराना। अथर्व के मन के स्थान से एक धीमी सी ध्वनि गूंजी और एक विशाल ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्पन्न हुआ। अथर्व के मन के स्थान में आत्मिक ऊर्जा अचानक संकुचित हो गई और मन का स्थान तुरंत 1 गुना विस्तृत हो गया। फुश। इस क्षण अथर्व के चारों ओर आत्मिक ऊर्जा का आभामंडल भी अचानक से बढ़ गया। ऐसा लग रहा था मानो गुप्त कक्ष में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की कोई सर्वव्यापी ऊर्जा उसके साथ अथर्व के शरीर में प्रवेश कर रही हो। आत्मिक जेड बिस्तर पर इस समय एक मंद प्रकाश भी था जो अथर्व के शरीर में उमड़ रहा था। इस समय अथर्व को भी बहुत लाभ हुआ। उसकी आत्मिक शक्ति पल भर में ही काफी पोषित हो गई और साथ ही सुनहरे खंजर ने भी बहुत सारी आत्मिक शक्ति को निगल लिया और सोख लिया। हर सफलता के साथ ये लाभ बेहद आश्चर्यजनक था। एक क्षण के बाद अथर्व की आभा शांत हो गई और इस समय उसकी आभा पहले से ही 3रे स्तर के आत्मा जनरल पर थी। अथर्व के लिए आत्मिक ऊर्जा की सफलताएं हमेशा सच्ची सफलताओं से आधी गति से ही रही थीं। आखिरकार मार्शल आर्टिस्ट तो हर जगह थे, लेकिन आत्मिक गुरु आसानी से नहीं मिलते थे। इसके अलावा अथर्व अब जानता था कि वह केवल आत्मिक सेनापतियों को ही निगलने की पूरी कोशिश कर सकता था। आत्मिक आत्माओं और आत्मिक गुरुओं को निगलने का उस पर ज्यादा असर नहीं होगा।
इस समय अपने मन में आत्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हुए अथर्व हल्के से मुस्कुराया। तीसरे स्तर के स्पिरिट जनरल तक पहुंचने के बाद उसने सोचा कि क्या अब वह ब्लेड सोल कौशल के तीसरे स्तर को भी प्राप्त कर सकता है। दूसरा स्तर ब्लेड सोल लाइट ब्लेड पहले स्तर ब्लेड सोल स्लैश से कहीं अधिक शक्तिशाली था। तीसरे स्तर ब्लेड सोल वॉर्ड एनिहिलेशन की शक्ति निश्चित रूप से भयानक होनी चाहिए। कुछ ही दिनों में छठे स्तर के मार्शल जनरल और तीसरे स्तर के स्पिरिट जनरल तक पहुंचकर अथर्व काफी संतुष्ट था। छठे स्तर के मार्शल जनरल के रूप में अब उसके पास निश्चित रूप से पहले स्तर के मार्शल कमांडर से मुकाबला करने की ताकत थी। साफ सफाई और खिंचावट करने के बाद अथर्व पीछे पहाड़ के गुप्त कमरे से निकलकर अपने आंगन में चला गया। वह कई दिनों से एकांत साधना में था, यानी कुल 6 दिन। बॉस आंगन में पायल लिटिल लॉन्ग के साथ खेलकर खूब मजे कर रहा था। अथर्व को आंगन में आते देख लिटिल लॉन्ग तुरंत अथर्व के कंधे पर कूद पड़ा। भाई पायल एक तितली की तरह अथर्व की बाहों में झपटा। छोटी बच्ची, तुम चौथे स्तर के आत्मा सेनापति के पास हो। लू शिंटोंग की आभा को महसूस करते हुए अथर्व अवाक रह गई, लगभग सदमे में जम गई। इस समय लू शिंटोंग की शक्ति वास्तव में चौथे स्तर के आत्मा सेनापति तक पहुंच चुकी थी। तुम हैरान क्यों हो बच्चे? पायल के पास एक प्राकृतिक विष शरीर है। विष शरीर से सीधे आध्यात्मिक ऊर्जा की आपूर्ति होती रहती है, इसलिए उसकी सफलताएं बहुत तेज होती हैं। सत्यजीत अथर्व की नजरों में आया। तुम बच्चे ने फिर से धावा बोल दिया। अथर्व के आभामंडल को स्पष्ट रूप से महसूस करते हुए सत्यजीत ने भौहें चढ़ाईं, फिर कहा, तुम बच्चे तो राक्षस हो। मुझे सच में नहीं पता कि तुम साधना कैसे करते हो। मैंने तेज साधक देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जितना तेज साधक कभी नहीं देखा। अथर्व ने हल्के से मुस्कुराया, अपनी तर्जनी उंगली से अपनी नाक रगड़ी और कुछ नहीं कहा। बबन गेट, पंख पर्वत और कियानशान गेट के मामले पहले से ही हलचल मचा रहे हैं। आप इसे कैसे संभालने की योजना बना रहे हैं? भूत संप्रदाय शायद अब और नहीं रुक सकता। भले ही उन्हें मार्शल हॉल के अस्तित्व के बारे में पता न हो, पहली आग उड़ती आत्मा गेट की ओर जलने में देर नहीं लगेगी, सत्यजीत ने अथर्व से कहा। अथर्व की आंखें चमक उठीं। पंख पर्वत और कियानशान द्वार पर गुइबु संप्रदाय की शाखा को एक साथ नष्ट करने के बाद अथर्व को बहुत पहले से ही अंदाजा था कि गुइबु संप्रदाय एक विशाल शक्ति होने के बावजूद अपना सारा ध्यान उड़ती आत्मा द्वार पर केंद्रित नहीं कर पाएगा। हालांकि चूंकि वे मार्शल हॉल नहीं ढूंढ पाए थे, इसलिए बहुत संभव था कि वे अपना गुस्सा सीधे उड़ती आत्मा द्वार पर निकालें और इसे दूसरों के लिए चेतावनी के तौर पर इस्तेमाल करें। अथर्व ने धीरे से कहा, चलो उनके कदम उठाने का इंतजार करते हैं, फिर हम सोचेंगे कि इससे कैसे निपटना है। अथर्व और सत्यजीत ने तुरंत ही बूढ़े भूत कुंदन और बूढ़े जमीर के दीक्षा समारोह पर चर्चा की। सत्यजीत के सुझाव पर चूंकि बूढ़े भूत कुंदन और बूढ़े जमीर निश्चित रूप से काफी शक्तिशाली थे, उन्हें प्रतिष्ठापन का पद दिया गया। अथर्व ने बूढ़े जहर के सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं जताई, वैसे भी यह सब बस एक उपाधि थी। दोपहर में सारांश और सनी संयोग से उड़ती आत्मा गेट लौट आए। अथर्व ने उनसे उड़ती आत्मा गेट की हालिया स्थिति के बारे में भी जाना। सब कुछ उनके नियंत्रण में था। ग्रीन फ्लावर टाउन का निर्माण कार्य चल रहा था और लोगों का आना जाना बढ़ रहा था। मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में 1 दर्जन से ज्यादा भाड़े के सैनिकों के मार्गदर्शन में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। कुछ छोटे भाड़े के सैनिक बड़े समूहों में शामिल होने को तैयार थे, जबकि जो नहीं थे वे यूं ही चले गए। कई बार रोकने के बाद अब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई उपद्रव करे। युवा गुरु, हाल ही में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त औषधीय जड़ी बूटियों के संबंध में हमने ग्रेड 6 की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए सभी सामग्रियां और ग्रेड 5 की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए अधिकांश सामग्रियां एकत्र कर ली हैं। ग्रेड 1, 2, 3 और 4 की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए जड़ी बूटियां भाड़े के समूहों को बेचने के लिए वितरित कर दी गई हैं। कीमत 4 गुना से भी अधिक हो गई है। केवल औषधीय जड़ी बूटियों के इस विशाल समूह से ही हमारे उड़ती आत्मा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 1 अरब स्वर्ण मुद्राओं का शुद्ध लाभ कमाया है, सारांश ने अथर्व से कहा। इस अवधि में औषधीय जड़ी बूटियों की अपनी समझ के साथ सारांश लगातार कुशल होते गए। 1 अरब का शुद्ध मुनाफा। अथर्व हल्के से मुस्कुराए। ये वाकई कोई छोटी रकम नहीं थी। 3 दिन पहले से हमारा उड़ती आत्मा चैम्बर ऑफ कॉमर्स औषधीय जड़ी बूटियों की कीमतों को लगातार सामान्य स्तर तक कम कर रहा है। हम रोजाना जड़ी बूटियां बेचते हैं और हालांकि बिक्री की मात्रा की एक सीमा है, फिर भी इसकी वजह से जड़ी बूटियों की कीमतें पहले ही गिर चुकी हैं। अनुमान है कि जब मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला से जड़ी बूटियों की अगली खेप आएगी और हम उन्हें सामान्य कीमतों पर बड़ी मात्रा में बेचेंगे तो प्रमुख शक्तियां बेचैन हो जाएंगी। जब वे अपना स्टॉक बेचना शुरू करेंगे तो हम चुपके से लोगों को उन्हें खरीदने के लिए भेजेंगे और फिर कीमतें बढ़ा देंगे। इस प्रक्रिया में हम फिर से कई 100 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं या उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं, लियू यीशो ने उत्साह से कहा। युवा मास्टर, हालांकि हमने हाल ही में बहुत कुछ कमाया है। ग्रीन फ्लावर टाउन को वर्तमान में एक शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है और आवश्यक खर्च भयावह रूप से बढ़ा है।
हॉल मास्टर हुआनफू मार्शल हॉल का विकास कर रहे हैं और हॉल मास्टर ये डाक हॉल का विकास कर रहे हैं। ये सभी खर्च आश्चर्यजनक हैं, सारांश ने कहा। अथर्व ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि उन्होंने हाल ही में खूब कमाई की थी, लेकिन खर्चे भी उतने ही ज्यादा थे। बिना जिम्मेदारी के ये पता नहीं चलता। अब जाकर अथर्व को साफ समझ आया कि किसी संप्रदाय का स्वामी होना वाकई कोई आसान काम नहीं है। बाद में अथर्व को उन दोनों से पता चला कि सारांश और सनी ने मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला में औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए भाड़े के सैनिकों की टोलियां भी तैयार कर ली थीं। स्प्रिंग संप्रदाय की नीलामी के लिए सनी एक छोटे पैमाने पर नीलामी शुरू करने की योजना बना रहा था, ताकि इस अवसर का उपयोग करके ग्रीन फ्लावर टाउन में बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित किया जा सके। इनमें से ग्रीन फ्लावर टाउन से मिलने वाली भेंट भी काफी बढ़ गई थी। दोनों के जाने के बाद अथर्व ने सनी को यह भी निर्देश दिया कि वह फीलिंग गेट के सभी बुजुर्गों और संरक्षकों को वापस आने की व्यवस्था करें, क्योंकि उन्हें कल कुछ घोषणा करनी थी। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद कुछ ही पलों में शाम होने वाली थी। कमरे में अथर्व पालथी मारकर बैठा था, हाल की घटनाओं के बारे में सोच रहा था। उसके विचार भटक रहे थे। हालांकि गोइबू संप्रदाय मार्शल हॉल नहीं ढूंढ पाया, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा था कि वे जल्द ही उड़ती आत्मा गेट पर हमला करेंगे। हाल ही में गोइबू संप्रदाय के साथ इतनी सारी घटनाएं घटी हैं, इसलिए उन्हें एक ऐसी ताकत जरूर मिल जाएगी जिसका वे उदाहरण बन सकें। इस बात का कि क्या गोइबू संप्रदाय उड़ती आत्मा गेट पर एक स्पिरिट कमांडर विशेषज्ञ होने के बावजूद सतर्क रहेगा और लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करेगा, अथर्व को खुद भी इस समय पता नहीं था। हालांकि उसने अनुमान लगाया कि गोइबू संप्रदाय का धैर्य सीमित है और वे इसे हमेशा के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अथर्व को यकीन नहीं था कि भूत मार्शल संप्रदाय उड़ती आत्मा संप्रदाय से कैसे निपटेगा, लेकिन चाहे वे कैसे भी करें, अथर्व को डर नहीं था। आज उड़ती आत्मा संप्रदाय की छिपी हुई ताकत के साथ भूत मार्शल संप्रदाय को नष्ट करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हालांकि अथर्व को इस बात की चिंता थी कि कहीं बहुत ज्यादा हलचल न मच जाए, जिससे उड़ती आत्मा संप्रदाय पूरी तरह से अपनी शक्तियों के सामने आ जाएगा और यह उड़ती आत्मा संप्रदाय के विकास के लिए फायदेमंद नहीं होगा। जो केवल क्षण भर के बारे में सोचता है वह जीवन भर की योजना नहीं बना सकता। जो केवल 1 इंच के बारे में सोचता है वह दुनिया भर की योजना नहीं बना सकता, अथर्व ने धीरे से कहा। उसे इस मामले पर ध्यान से विचार करना था। हालांकि उड़नशील आत्मा संप्रदाय पहले से ही कुछ हद तक प्रसिद्ध था, फिर भी वह भूत मार्शल संप्रदाय से नीचे था। यदि भूत मार्शल संप्रदाय की जगह उड़नशील आत्मा संप्रदाय आ जाता, तो उड़नशील आत्मा संप्रदाय का भविष्य का विकास उतना आसान नहीं होता जितना अब है। भूत मार्शल संप्रदाय से संबंधित इस मामले में उसे सावधानीपूर्वक रणनीति बनानी थी और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना था। एक क्षण बाद अथर्व साधना में लीन हो गया। एक पीली रोशनी उसके शरीर में छा गई और समय धीरे धीरे बीतने लगा। अगली सुबह जब पूर्व दिशा में भोर हुई तो धरती अभी भी धुंध की एक पतली चादर से ढकी हुई थी। फ्लाइंग स्पिरिट पर्वत श्रृंखला के उस पार धुंध की धुंध किसी परिलोक जैसी लग रही थी। पीछे पहाड़ पर झरने के नीचे अथर्व आलस से अपने आप को खींचे बिना नहीं रह सका। उसने एक गहरी सांस ली। सुबह की हवा धूल से मुक्त थी, उसमें मिठास की एक झलक थी, पूरी तरह से शुद्ध और बेदाग। साधना करो, अथर्व मंद मंद मुस्कुराया। फिर उसने हाथ की मुहरें बनाई और युद्ध कौशल का अभ्यास करने लगा। कभी कभी ध्वनि के धमाके हवा में लगातार गूंजते रहते थे। उड़ती आत्मा संप्रदाय में कई बुजुर्ग और संरक्षक सुबह सुबह ही संप्रदाय में लौट आए। प्रत्यक्ष शिष्य भी एक एक करके आ गए। इस समय अन्य शिष्य सोच रहे थे कि संप्रदाय के गुरु को आज कुछ घोषणा करनी होगी। पिछले कुछ दिनों में जब से एल्डर जीत कुमार लौटे हैं, कई शिष्यों ने सुना था कि संप्रदाय के गुरु कई भयानक राक्षसी जानवर लेकर आए हैं और उन्होंने स्वर्गीय संप्रदाय को सीधे तौर पर नष्ट कर दिया है। यहाँ तक कि भूत मार्शल संप्रदाय के 9वें स्तर के एक मार्शल जनरल विशेषज्ञ को भी मार डाला है। इससे पिछले 3 वर्षों में उड़ती आत्मा संप्रदाय में शामिल हुए कुछ नए शिष्यों को यह एहसास हुआ कि युवा संप्रदाय के गुरु, जो आमतौर पर हंसमुख और मुस्कुराते हुए दिखते थे, जब कार्रवाई करते थे तो भयानक लगते थे। दोपहर के आसपास पीछे के पहाड़ पर अथर्व साधना कर रहा था। तभी सारांश जल्दी से वहां आया। युवा गुरु, सभी बुजुर्ग, संरक्षक और प्रत्यक्ष शिष्य जो वापस आ सकते थे, वे पहले ही वापस आ चुके हैं और मुख्य हॉल में प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे पता है, मैं अभी वहां पहुंचूंगा। अथर्व ने साधना रोक दी, अपनी सच्ची क्यूई वापस खींच ली और धीरे से अपने हृदय से एक गंदी सांस छोड़ी। वह उठा और पीछे के पहाड़ से चला गया। उड़ती आत्मा संप्रदाय के मुख्य हॉल में बुजुर्गों और संरक्षकों का एक समूह बैठा हुआ था। प्रथम बुजुर्ग सीता, द्वितीय बुजुर्ग जीत कुमारू और प्रथम संरक्षक जयदीप, साथ ही गौरव, त्रिशूल और अशीना जैसे प्रत्यक्ष शिष्य भी उनमें शामिल थे। लोगों की संख्या काफी बड़ी थी, कुल मिलाकर 100 से ज्यादा और लगभग 200। जबकि मुख्य हॉल शांत था, वहां धीमी गति से चर्चा की आवाजें भी थीं, जो इस बात पर अटकलें लगा रही थीं कि संप्रदाय के गुरु आज क्या घोषणा करेंगे। तभी हॉल के बाहर से कई आकृतियां आईं।
सबसे आगे वाले ने हरा वस्त्र पहना हुआ था, कंधे पर एक छोटा सा पीला सांप जैसा राक्षसी जानवर था और वह 13-14 साल की एक सुंदर लड़की का हाथ पकड़े हुए था। नमस्कार संप्रदाय गुरु। नमस्कार सम्मानित अतिथिगण। सभी अग्रजों, संरक्षकों और प्रत्यक्ष शिष्यों ने झुककर अभिवादन किया। अतिथियों में अथर्व, लू शिंटोंग और सत्यजीत शामिल थे। इस समय सत्यजीत के पास कंकालनुमा, गंभीर चेहरे वाला बूढ़ा भूत कुंदन और पतला, बांस जैसा बूढ़ा आदमी जमीर था। अथर्व सीधे हॉल के शीर्ष पर गया, अपना हरा चोगा हिलाया और बैठ गया। प्रभुत्व का एक अदृश्य आभामंडल प्रकट हुआ, जिससे सत्यजीत ने गौर से देखा। उठो, अथर्व ने धीरे से कहा। उसकी नजर हॉल में मौजूद लोगों पर पड़ी। ये लोग मूलतः वर्तमान में उड़न आत्मा संप्रदाय की संपूर्ण शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। हालांकि उनकी शक्ति 3 साल पहले की तुलना में बहुत अधिक थी और अतीत के उड़न आत्मा संप्रदाय से 10 गुना से भी ज्यादा शक्तिशाली थी, फिर भी अथर्व इस स्तर की शक्ति से संतुष्ट नहीं था। सौभाग्य से वहां भूतपरी विमला और सत्यजीत द्वारा पिछले कुछ वर्षों में विकसित किए गए विभिन्न हॉल मौजूद थे। सब लोग उठकर अपनी अपनी जगह बैठ गए। सनी की व्यवस्था के अनुसार हॉल के शीर्ष पर बूढ़े भूत कुंदन और बूढ़े जमीर के लिए पहले से ही सीटें तैयार कर दी गई थीं। बूढ़े भूत कुंदन और बूढ़े जमीर ने भी हॉल में मौजूद सभी लोगों पर नजर डाली। स्वाभाविक रूप से उन्होंने इतनी ताकत को तुच्छ समझा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सभी लोग, आज 2 मामलों की घोषणा करनी है। पहला, 2 और सम्मानित अतिथि आज फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय में शामिल होंगे, सम्मानित अतिथि कुंदन और सम्मानित अतिथि जमीर। दूसरा, सारांश फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय में शामिल होंगे और एक एल्डर बनेंगे। लियू येशो ने वर्षों से फ्लाइंग स्पिरिट मर्चेंट एसोसिएशन में बहुत योगदान दिया है और उन्हें एल्डर के पद पर भी पदोन्नत किया जाएगा, अथर्व ने सभी की ओर देखते हुए कहा। सभी लोग पहले से ही हॉल के शीर्ष पर बैठे बूढ़े भूत कुंदन और बूढ़े जमीर को देख रहे थे। उड़ती आत्मा संप्रदाय के लोग अभी तक उनकी पहचान से अनजान थे, यहां तक कि सनी को भी नहीं पता था। वे इस स्तर के ज्यादा विशेषज्ञों को नहीं जानते थे, लेकिन उड़ती आत्मा संप्रदाय के सम्मानित अतिथि बनने के कारण सभी शिष्यों को उनकी शक्ति का अंदाजा हो गया। तुरंत सभी बुजुर्गों, संरक्षकों और शिष्यों ने एक दूसरे को देखा, फिर उठे और वृद्ध भूत कुंदन और वृद्ध जमीर को प्रणाम करते हुए कहा, नमस्कार सम्मानित अतिथि कुंदन। नमस्कार सम्मानित अतिथि जमीर। नमस्कार एल्डर लू। नमस्कार एल्डर लियू। सभी शिष्यों ने झुककर प्रणाम किया। इस क्षण बूढ़े जमीर और बूढ़े भूत कुंदन कुछ हद तक भावुक हो गए। इसके बाद मुख्य हॉल में प्रवेश समारोह आयोजित किया गया। ये समारोह कुछ बोझिल और जटिल था। अजीब बात यह थी कि वृद्ध जमीर और वृद्ध भूत कुंदन ने इसे गंभीरता से पूरा किया, मानो शिष्यों, संरक्षकों और बड़ों की सम्मान भरी निगाहों का आनंद ले रहे हों। सब कुछ पूरा होने के बाद दोपहर हो चुकी थी। अथर्व ने एक संक्षिप्त भाषण दिया, जिसमें उन्होंने पिछले 3 वर्षों में पुरनियों और संरक्षकों की उपलब्धियों की सराहना की और शिष्यों की प्रशंसा की, जिससे सभी प्रसन्न हुए। हालांकि अथर्व के चेहरे पर उदासी छा गई और उन्होंने सभी से लगन से साधना करने का आग्रह किया। मुख्य हॉल से निकलकर अथर्व आंगन में लौटा। तभी एक उड़ता हुआ राक्षसी जानवर आकाश में चक्कर लगाने लगा। चीखने के बाद सत्यजीत की आकृति भी आकाश में उड़ गई और उसने उड़ते हुए राक्षसी जानवर के पंजों से एक जेड स्लिप छीन ली। एल्डर डोंग, क्या डार्क हॉल को कोई महत्वपूर्ण समाचार मिला है? अथर्व ने धीरे से पूछा। यह उड़ने वाला राक्षसी जानवर डार्क हॉल का था और एक कठोर प्रशिक्षण प्राप्त उड़ने वाला राक्षसी जानवर था। इसके पास जो जेड स्लिप थी, उसे भी भूतपरी विमला और सत्यजीत ने विशेष रूप से परिष्कृत किया था, जिससे बाहरी लोगों के लिए इसे प्राप्त करना या खोलना बेहद मुश्किल हो गया था। डार्क हॉल इसका उपयोग संदेश भेजने के लिए करता था और डार्क हॉल आमतौर पर फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय को सीधे सूचित नहीं करता था जब तक कि कोई बड़ी घटना न हो। सत्यजीत ने जेड स्लिप में एक विचार भेजा, फिर भौहें चढ़ाते हुए कहा, डार्क हॉल ने खबर भेजी है कि भूत मार्शल संप्रदाय के 2000 लोग सीधे हमारे फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय की ओर बढ़ रहे हैं। अनुमान है कि वे 2 दिनों में फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय में पहुंच जाएंगे। नेता भूत मार्शल संप्रदाय के उप संप्रदाय गुरु हैं, साथ में कई मार्शल जनरल बुजुर्ग और 1 दर्जन से ज्यादा मार्शल आत्माएं भी हैं। हम आखिरकार वे आ ही गए। अथर्व का चेहरा तुरंत गहरा गया। अथर्व को इस बात से जरा भी हैरानी नहीं हुई। जरा ने बाकी हॉल्स को आज रात डार्क हॉल में इस पर चर्चा करने के लिए पहले ही सूचित कर दिया है। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? सत्यजीत ने धीरे से पूछा। ज्यादा चिंतित नहीं लग रहा था। ये सिर्फ भूत मार्शल संप्रदाय था। उड़ती आत्मा संप्रदाय अब भूत मार्शल संप्रदाय से नहीं डरता था। मैं अभी निर्णय नहीं ले सकता, चलो आज रात इस पर चर्चा करते हैं। अथर्व ने आकाश की ओर देखा, उसकी आंखों में हल्की ठंडक थी। जैसे ही रात हुई, उड़ती आत्मा संप्रदाय के भीतर आकाश पंख हिम सिंह ने अपने पंख फड़फड़ाए और तुरंत आकाश में गायब हो गया। सत्यजीत, हम कहाँ जा रहे हैं? स्काई विंग स्नोलान की पीठ पर ओल्ड मैन जमीर ने सत्यजीत से पूछा। इस समय स्काई विंग स्नोलान की पीठ पर अथर्व, सत्यजीत, ओल्ड मैन जमीर, ओल्ड घोस्ट कुंदन और लिटिल ड्रैगन थे। तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा तुम किस लिए भाग रहे हो।
सत्यजीत ने बूढ़े जमीर को घूरा। डाक हॉल के मुख्य हॉल में सभी लोग पहले से ही बैठे हुए थे। यहां तक कि पनिशमेंट हॉल के डिप्टी हॉल मास्टर जियांग युवानगुआन भी हॉल में आ चुके थे। ये भूत युद्ध संप्रदाय सचमुच मौत को दावत दे रहा है। अब उड़ती आत्मा संप्रदाय को उनके भूत युद्ध संप्रदाय से कैसे उकसाया जा सकता है? मुझे लगता है कि हमें उन्हें नष्ट कर देना चाहिए, हुआंगफू किसोंग ने ठंडे स्वर में कहा। भूत युद्ध संप्रदाय के लोगों के आगमन के बारे में सभी को पहले से ही पता था और वे इस समय इस पर चर्चा कर रहे थे। हॉल मास्टर हुआंगफू, यदि संप्रदाय गुरु भूत मार्शल संप्रदाय को नष्ट करना चाहता तो वह बहुत पहले ही चला गया होता। संप्रदाय गुरु के पास शायद इस मामले की व्यवस्था है, अन्यथा वह भूत मार्शल संप्रदाय को उकसाता नहीं, भूत छाया राक्षस जरा ने कहा। भूत मार्शल संप्रदाय से निपटना मुश्किल नहीं है, देखते हैं संप्रदाय के गुरु इसकी व्यवस्था कैसे करते हैं, कांग जियुन ने धीरे से कहा। हमारा उड़न आत्मा संप्रदाय भूत मार्शल संप्रदाय के साथ सीधे टकराव के लिए उपयुक्त नहीं है। ये संभवतः हमारे उड़न आत्मा संप्रदाय के दीर्घकालिक विकास के लिए हानिकारक है, ये मीमी ने धीरे से कहा, उसकी सुंदर आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। सभी लोग, ऐसा लगता है कि आप सभी ने संप्रदाय के गुरु के बारे में अपनी राय बदल दी है। प्रकाश की ठंडी और कठोर निगाहें उठ गईं, सभी से बात करने का यह एक दुर्लभ क्षण था। सभी लोग तुरंत एक दूसरे की ओर देखने लगे, एक क्षण के लिए उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। हॉल मास्टर प्रकाश, आप सही कह रहे हैं। हालांकि संप्रदाय के गुरु युवा हैं, वे बेहद असाधारण हैं। उन्होंने मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला में राक्षसी जानवरों को वश में किया है और उन्होंने एक नीलामी से बहुत कुछ कमाया है। वे पूरे मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला में औषधीय जड़ी बूटियों को नियंत्रित करते हैं। साहस के मामले में उन्होंने सीधे जिंग वेनकुन को मार डाला, स्वर्गीय एक संप्रदाय पर विजय प्राप्त की, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं भूत मार्शल संप्रदाय के मंगल शाह को मार डाला। वे बहादुर और साधन संपन्न दोनों हैं और वे योग्यता के अनुसार पुरस्कार देते हैं, कभी भी हमारे साथ अन्याय नहीं करते। मैं, आयरन फिस्ट हुआंगफू किसोंग, पहले कुछ हद तक आश्वस्त नहीं था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, हुआंगफू किसोंग ने धीरे से कहा, उसकी नजर ऊपर उठ गई। आयरन फिस्ट अर्नब को मनाना आसान नहीं था। मुख्य हॉल के बाहर 4 आकृतियां चमक उठी, खास तौर पर अथर्व, सोल चेजिंग पॉइजन मार्शल सत्यजीत, ओल्ड मैन जमीर और ओल्ड घोस्ट कुंदन। नमस्कार संप्रदाय गुरु। मुख्य हॉल में सभी ने झुककर प्रणाम किया। फिर सबकी निगाहें बूढ़े जमीर और बूढ़े भूत कुंदन पर टिक गईं, सभी बेहद हैरान थे। इस समय आयरन फिस्ट अर्नब और राजन दोनों बेहद हैरान थे। वे इन दोनों से पहले भी मिल चुके थे, वे कोई और नहीं बल्कि एल्डर जमीर और ओल्ड घोस्ट कुंदन थे, जिन्होंने उस दिन उनके गहन स्तर के निम्न स्तरीय मार्शल कौशल को छीनने की कोशिश की थी। उसी समय एल्डर जमीर और ओल्ड घोस्ट कुंदन भी बेहद हैरान थे। डार्क हॉल में पहुंचकर और घोस्ट फेरी बहनों को देखकर वे पहले से ही काफी हैरान थे। जब वे मुख्य हॉल में गए और मार्शल कमांडरों के समूह को देखा तो उनके हाव भाव और भी दिलचस्प हो गए। स्प्रिंग संप्रदाय की नीलामी, तुम और उड़ती आत्मा गेड। एल्डर जमीर और ओल्ड घोस्ट कुंदन तुरंत अवाक रह गए। भूत छाया राक्षस येफी और उसकी बहन, साथ ही आयरन फिस्ट अर्नब, लीचिझेंग और अन्य लोगों को घूरते रहे। वहां मौजूद सभी लोगों को देखकर वे ये समझ गए कि उस दिन स्प्रिंग संप्रदाय की नीलामी में आए लोग असल में उड़ती आत्मा गेट से ही थे। हॉल मास्टर्स, मुझे आपका परिचय कराने की अनुमति दें। हमारे उड़ती आत्मा गेट को 2 और श्रद्धेय एल्डर्स, ओल्ड घोस्ट कुंदन और एल्डर जमीर प्राप्त हुए हैं। अब से हमारे उड़ती आत्मा गेट की ताकत और भी अधिक होगी, अथर्व ने शांति से हैरान भीड़ से कहा जो एल्डर जमीर और ओल्ड घोस्ट कुंदन को देख रहे थे। तो वे एल्डर जमीर और ओल्ड घोस्ट कुंदन हैं। प्रकाश, घोस्ट शैडो राक्षस और अन्य लोग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। एल्डर जमीर और ओल्ड घोस्ट कुंदन निश्चित रूप से प्राचीन क्षेत्र में कुख्यात व्यक्ति थे। अथर्व ने जब ये कहा कि ये दोनों कुख्यात व्यक्ति भी उड़ती आत्मा गेट में शामिल हो गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से सभी हैरान रह गए। नमस्कार आदरणीय बुजुर्ग जमीर, आदरणीय बुजुर्ग कुंदन, भूत छाया राक्षस और अन्य लोगों ने अपनी उलझन के बावजूद तुरंत अभिवादन किया। उड़ती आत्मा गेट के आदरणीय बुजुर्गों का दर्जा स्वाभाविक रूप से उनसे ऊंचा था। औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, एल्डर जमीर और ओल्ड घोस्ट कुंदन ने भीड़ से हल्के से कहा, फिर अथर्व को अत्यधिक उलझन भरी नजरों से देखा। 2 आदरणीय बुजुर्गों, स्प्रिंग संप्रदाय उड़ती आत्मा गेट है। उस दिन की नीलामी उड़ती आत्मा गेट द्वारा गुप्त रूप से आयोजित की गई थी, अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि वह उनकी उलझन को समझ रहा था। क्या आप कह रहे हैं कि वे सभी भी उड़ती आत्मा गेट से हैं? बूढ़े भूत कुंदन ने भूत छाया राक्षस जरा, आयरन फिस्ट अर्नब, फ्लाइंग नाइफ प्रकाश और अन्य लोगों को देखते हुए पूछा। ये सही है। उड़ती आत्मा गेट में गुप्त रूप से डार्क हॉल, मार्शल हॉल, पनिशमेंट हॉल, गोल्ड हॉल, स्पिरिट हॉल और आउटर हॉल हैं। ये हॉल मास्टर्स हैं और वे मेरे उड़ती आत्मा गेट की असली ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं, अथर्व ने धीरे से कहा, फिर सभी को एल्डर जमीर और ओल्ड घोस्ट कुंदन से मिलवाया। ओह, तो इसका मतलब है कि नीलामी में मैंने जिन 160 मिलियन सोने के सिक्कों की बोली लगाई थी, वे उड़ती आत्मा गेट को भी मिल गए।
एल्डर जमीर को कुछ याद आया और उन्होंने अथर्व से पूछा, ये सही है? आदरणीय एल्डर जमीर ने आत्मा पोषण राजा परिवर्तन गोली पर जो 160 मिलियन स्वर्ण सिक्के खर्च किए थे, वे वास्तव में उड़ती आत्मा गेट द्वारा प्राप्त किए गए थे, अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा। फीलिंग गेट, स्प्रिंग संप्रदाय। मुझे आश्चर्य है कि कितने लोगों को मूर्ख बनाया गया, एल्डर जमीर ने आह भरी। इस समय एल्डर जमीर और ओल्ड गोस्ट कुंदन को उड़ती आत्मा गेट की एक नई समझ मिली। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे मार्शल कमांडरों की मौजूदगी में उड़ती आत्मा गेट की ताकत इस हद तक छिपी हुई थी। सबके बैठने के बाद उनकी उलझन कम हो गई। भूत छाया राक्षस जरा की खूबसूरत आंखें गहरी हो गईं जब उसने अथर्व से कहा, संप्रदाय गुरु, मेरे डाक हॉल को जो सूचना मिली है उसके अनुसार भूत मार्शल संप्रदाय के लोग 2 दिनों के भीतर उड़ती आत्मा गेट पर पहुंच जाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? आपकी क्या राय है? अथर्व की नजर स्थिर रही और उसने मुख्य हॉल में सभी की ओर देखा और पूछा, संप्रदाय गुरु, भूत मार्शल संप्रदाय से डरने की क्या बात है? हम उन्हें नष्ट कर देंगे। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ हम किसी भी भूत मार्शल संप्रदाय से नहीं डरते, हुआंगफू किसोंग ने कहा। प्रकाश ने कहा, गोस्ट मार्शल सेक्ट से निपटना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन ये गारंटी देना कठिन है कि हमारे फीलिंग गेट को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। भूत मार्शल संप्रदाय पर पूर्ण पैमाने पर हमला करना अभी सही समय नहीं लगता है, भूत छाया राक्षस जरा ने कहा। इस तरह का मामला सारांश और सनी की पहुंच से बाहर था, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अथर्व की नजर सभी पर पड़ी और फिर भूत छाया राक्षस जरा पर आकर रुकी और कहा, हॉल मास्टर, ये आपकी क्या राय है? जरा की खूबसूरत आंखें झपक गईं, मानो उसे उम्मीद ही न हो कि अथर्व उससे खास तौर पर पूछेगा। फिर वह मुस्कुराई, उसकी खूबसूरत आंखें जानबूझकर या अनजाने में अथर्व की नजरों से टकरा गईं, जिससे उसका खूबसूरत चेहरा और भी आकर्षक लग रहा था। उसने कहा, संप्रदाय गुरु, उड़ती आत्मा गेट का प्रतिद्वंद्वी भूत मार्शल संप्रदाय नहीं है। जब तक भूत मार्शल संप्रदाय का नाश नहीं होता, हमारा एकमात्र प्रतिद्वंद्वी भूत मार्शल संप्रदाय ही है। अगर भूत मार्शल संप्रदाय का नाश हो जाता है तो उड़ती आत्मा गेट के कई प्रतिद्वंद्वी होंगे और उनमें से कोई भी भूत मार्शल संप्रदाय से कमजोर नहीं होगा। जब तक उड़ती आत्मा गेट में पूरी ताकत न हो, उन्हें आसानी से उकसाना बेहतर नहीं है। अथर्व ने कुछ नहीं कहा, फिर उसकी नजर सारा पर पड़ी और कहा, डिप्टी हॉल मास्टर, ये क्या आपकी कोई राय है? सारा ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसके खरबूजे के बीज जैसे चेहरे पर लंबी पतली भौहें थीं और उसकी भौहों के बीच एक सौम्य पवित्रता का भाव था। उसकी आंखें पानी के किसी साफ कुंड जैसी थीं। उसने अथर्व की ओर देखा और कहा, चूंकि संप्रदाय गुरु इस तरह पूछ रहे हैं तो उन्होंने अपने मन में पहले ही कोई निर्णय ले लिया होगा। कृपया हमें अपनी योजना बताएं, संप्रदाय गुरु। अथर्व हल्के से मुस्कुराए, उसे अंदर से थोड़ा आश्चर्य हुआ। ये परिवार की ये दोनों बहनें वाकई साधारण नहीं थीं। हॉल मास्टर, ये क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि भूत मार्शल संप्रदाय से आने वाला व्यक्ति केवल मार्शल कमांडर राजेंद्र है? अथर्व ने जरा से फिर पूछा। मेरे डाक हॉल ने भूत मार्शल संप्रदाय के भीतर जासूसों को शामिल करने में बहुत प्रयास किया है। ये सही होना चाहिए, नेताओं में सबसे मजबूत राजेंद्र है, भूत छाया राक्षस जरा ने कहा। आदरणीय एल्डर जमीर, आदरणीय एल्डर कुंदन, इस बार आप दोनों कार्रवाई क्यों न करें? अथर्व ने एल्डर जमीर और ओल्ड गोस्ट कुंदन से कहा। वह राजेंद्र एक तीसरे स्तर का मार्शल कमांडर है, मैं अकेले ही उसे आसानी से मार सकता हूं, बूढ़े भूत कुंदन ने गंभीरता से कहा। उसके हड्डीदार चेहरे की त्वचा फड़क रही थी। बेशक, मुझे पता है कि आदरणीय एल्डर कुंदन की ताकत राजेंद्र को आसानी से मार सकती है, लेकिन मुझे उसकी मौत की जरूरत नहीं है। मुझे उसे जिंदा चाहिए। सुरक्षा के लिए बेहतर होगा कि आदरणीय एल्डर जमीर और आदरणीय एल्डर कुंदन दोनों मिलकर काम करें। अपनी पूरी ताकत से राजेंद्र को जल्दी से पकड़ लो। राजेंद्र को पकड़ने का यह मामला गलत नहीं हो सकता, इसलिए मैं दोनों आदरणीय एल्डरों पर भरोसा कर रहा हूं, अथर्व ने हल्के से कहा। मेरे लिए कोई समस्या नहीं, एल्डर जमीर ने कहा। स्वाभाविक रूप से वह तीसरे दर्जे के मार्शल कमांडर को अपनी नजरों में नहीं रखेगा। ये तो बस एक छोटी सी बात है, बूढ़े भूत कुंदन ने कहा। हॉल मास्टर प्रकाश, आपके दंड हॉल को तीसरे स्तर के मार्शल कमांडर को यह इच्छा दिलाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि वह मर गया होता, अथर्व ने फिर प्रकाश से कहा। प्रकाश ने कहा, अगर वह चाहे तो हम उसे जीने में असमर्थ बना देंगे और अगर वह चाहे तो उसे मरने में भी असमर्थ बना देंगे। इसमें कोई समस्या नहीं है। अथर्व हल्के से मुस्कुराया, मन ही मन सोच रहा था, यह मौका कामयाब होगा या नहीं, ये तो किस्मत पर निर्भर करता है। अगर यह कामयाब हो गया तो भविष्य में उड़ती आत्मा गेट का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। देर रात आंगन में लौटकर अथर्व ने भौहें उठाईं, मानो कुछ सोच रहा हो। फिर वह साधना में लग गया। थोड़ी देर बाद वह मिट्टी के पीले प्रकाश के घेरे में घिर गया। अगली सुबह धुंधली ताजी धुंध से छनकर आती धूप दुनिया की हर चीज पर धीरे धीरे पड़ रही थी, जिससे एक मनमोहक और खूबसूरत नजारा बन रहा था। जब पूर्व दिशा में सुबह की शानदार चमक दिखाई दी तो हवा एक पतले घूंघट जैसे कोहरे से भर गई।
उड़ती आत्मा पर्वत श्रृंखला की नदी पर पूर्व दिशा से आने वाली प्रकाश की किरणें सुनहरी चमक के साथ झिलमिला रही थीं, पानी की सतह पर लहरा रही थीं। कभी कभी ऊपर से पक्षियों के मधुर गीत सुनाई दे रहे थे। उड़ती आत्मा गेट के पीछे वाले पहाड़ पर अथर्व की आकृति प्रकट हुई, जो अपने युद्ध कौशल का अभ्यास जारी रखे हुए थी। ध्वनि के धमाके गूंजने लगे। जब वह साधना करते करते थक जाता तो अथर्व पालथी मारकर बैठ जाता और अपनी विशेष शक्ति का बोध करने लगता। अथर्व पूरा दिन इसी तरह साधना में बिताता। शाम को अथर्व आंगन में लौटता, उसके होठों पर मुस्कान होती, मानो उसे कुछ अंतर्दृष्टि मिल गई हो। एक और दिन बीत गया। उड़ती आत्मा गेट हमेशा की तरह वैसा ही था, कोई खास बदलाव नहीं हुआ। रात में अथर्व ने फिर से साधना शुरू कर दी। तीसरे दिन सुबह के समय अथर्व पीछे के पहाड़ पर अपने मार्शल कौशल का अभ्यास कर रहा था। तभी एक छोटा सा उड़ने वाला जानवर पीछे के पहाड़ के ऊपर हवा में चक्कर लगा रहा था। आखिरकार यहाँ अथर्व ने ऊपर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। फीलिंग गेट से दसियों मील दूर घुड़सवार सेना की एक विशाल सेना आगे बढ़ते हुए धूल का एक बड़ा बादल उड़ा रही थी, जिससे रास्ते में काफी ध्यान आकर्षित हो रहा था। ये भूत मार्शल संप्रदाय के लोग हैं। ऊपर उड़ते हुए जानवर पर ये भूत मार्शल संप्रदाय के उप संप्रदाय मास्टर राजेंद्र प्रतीत होता है। इतने सारे लोग और वे इतने आक्रामक हैं। ये भूत मार्शल संप्रदाय क्या योजना बना रहा है? उड़ती आत्मा गेट आगे है। कहने की जरूरत नहीं कि भूत मार्शल संप्रदाय के ये लोग उड़ती आत्मा गेट की ओर जा रहे होंगे। कुछ समय पहले मैंने सुना था कि उड़ती आत्मा गेट ने तियानी संप्रदाय को नष्ट कर दिया था और भूत मार्शल संप्रदाय के एक बुजुर्ग को भी मार डाला था। शायद इससे भूत मार्शल संप्रदाय नाराज हो गया होगा। इस दल के साथ राजेंद्र का व्यक्तिगत रूप से आना, इसका मतलब है कि वह उड़ती आत्मा गेट को नष्ट करने के लिए यहाँ आया है। चलो जल्दी से जाकर देखते हैं। उड़ती आत्मा गेट अब मुसीबत में है। राजेंद्र खुद आए हैं। उड़ती आत्मा गेट के बाहर सब कुछ बेहद शांत था। अचानक दूर से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई, जो पास आ रही थी। क्लैंग क्लैंग, लोहे के घुड़सवारों के खुरों की गड़गड़ाहट और पास आती गई। क्षण भर बाद उड़ती आत्मा गेट के सामने 2000 आकृतियां धूल का गुबार उड़ाती हुई प्रकट हुईं। सबसे आगे एक विशाल उड़ता हुआ जानवर भी था। रुकना। कुछ ही देर बाद ये 2000 आकृतियां उड़ती आत्मा गेट से सिर्फ 1000 मीटर की दूरी पर थीं। लोहे की घुड़सवार सेना अचानक रुक गई और तेज हवा के झोंके ने धूल का एक गुबार उड़ा दिया। हवा में उड़ता हुआ जानवर कम ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा था और उसकी पीठ पर 20 से अधिक जोड़ी आंखें फीलिंग गेट की ओर देख रही थीं। उपसंप्रदाय गुरु, ये फीलिंग गेट है, उड़ते हुए जानवर की पीठ पर पीले वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। राजेंद्र की अभिव्यक्ति गहरी हो गई और उनका मन कुछ खोज रहा था। राजेंद्र, हम फिर मिलेंगे। एक हल्की हंसी आई और फीलिंग गेट के भीतर से एक विशाल उड़ने वाला जानवर ऊपर आया। ये स्काई विंग स्नोलान था। दहाड़ दहाड़, स्काई विंग स्नोलान ने दहाड़ लगाई और जानवरों के दबाव के साथ ध्वनि की एक विशाल लहर तेजी से फैल गई। फुश फुश, जमीन पर मौजूद हजारों घोड़े बेचैनी से हिनहिनाने लगे और राजेंद्र का घोड़ा, जो हवा में उड़ रहा था, भी घबरा गया और कांपने लगा। जब आकाश पंख वाले हिमसिंह की दहाड़ गायब हुई, तभी उसे होश आया। बच्चे, तुम्हारा उड़नशील आत्मा संप्रदाय दिन ब दिन दुस्साहसी होता जा रहा है। आज ये संप्रदाय तुम्हारे छोटे से उड़नशील आत्मा संप्रदाय को जरूर चकनाचूर कर देगा। राजेंद्र पहले से ही सामने आकाश पंख वाले हिमसिंह की पीठ पर अथर्व को देख रहा था। उसकी नजर आकाश पंख वाले हिमसिंह और अथर्व के कंधे पर बैठे छोटे ड्रैगन पर पड़ी और आखिरकार अथर्व पर ठिठक गई। हाँ, राजेंद्र, क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ आपके साथ मिलकर फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय से निपट सकते हैं? अथर्व ने हल्के से कहा, उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय मेरा विरोध करने के लिए किस पर निर्भर करता है। राजेंद्र ने अथर्व को ठंडेपन से देखते हुए कहा। अगर तुम में क्षमता है तो पहले मुझे मार दो। मुझे डर है कि तुम में, राजेंद्र, वो ताकत बिल्कुल नहीं है। वरना तुम अभी भी सिर्फ एक उप संप्रदाय गुरु क्यों हो? बेहतर होगा कि तुम तुरंत वापस भाग जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं, अथर्व ने शांत मुस्कान के साथ कहा। बच्चे, तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम्हें मारना मेरे हाथ पर हाथ फेरने जितना आसान है, राजेंद्र ने तुरंत गुस्से से कहा। तो और कोशिश करो। मुझे डर है कि तुम बस दिखावा कर रहे हो, वरना भूत मार्शल संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख का पद तुम्हें कैसे नहीं मिलता? अथर्व ने चंचल मुस्कान के साथ कहा। बच्चे, मर जा, राजेंद्र दहाड़ा। जैसे ही वह अथर्व की ओर झपटा, उसके आसपास का स्थान मानो मुड़ गया। विशाल सच्ची क्यूई का एक उभार कंपनित हुआ और पूरा स्थान एक पल में विकृत हो गया। फुश, उसी समय आकाश पंख वाले हिमसिंह ने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर की ओर उड़ गया। जैसे ही हवा की 2 धाराएं बाहर निकली, वह एक सफेद लकीर में बदल गई और तुरंत आगे खाली जगह की ओर बढ़ गई। बच्चे, तुम्हें क्या लगता है तुम कहां भाग रहे हो? राजेंद्र दहाड़ा। उसका शरीर बिजली की तरह हवा में दौड़ गया और उसका पीछा करने लगा।
एक मार्शल कमांडर स्तर का साधक, उसकी गति वर्तमान स्काई विंग स्नो लान से कम नहीं थी। राजेंद्र, अगर तुम में क्षमता है तो आओ। मुझे बस डर है कि तुम में वह क्षमता नहीं है। अथर्व जोर से हंसा। स्काई विंग स्नो लान तेजी से दूर आसमान की ओर उड़ गया। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि आकाश पंख वाला हिमसिंह गायब हो गया है तुम बच निकलोगे। राजेंद्र ने गुस्से से दहाड़ते हुए तुरंत लगातार पीछा किया। पल भर में उसने कई पर्वत चोटियां पार कर ली और अगले ही पल वह हवा में गायब हो गया। उड़ती आत्मा संप्रदाय के सामने 2000 भूत मार्शल संप्रदाय के शिष्य वहीं दंग रह गए। हवा में उड़ते राक्षसी जानवरों पर तैनात कई मार्शल जनरल एल्डर्स और मार्शल सोल प्रोटेक्टर्स भी यही स्थिति में थे। राजेंद्र अथर्व का पीछा कर रहे थे और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उड़ती आत्मा संप्रदाय पर हमला करना बेहतर होगा या बाहर पहरा देना। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और केवल उड़ती आत्मा संप्रदाय के बाहर ही पहरा दे सकते थे। राजेंद्र के लौटने का इंतजार कर रहे थे। उड़ती आत्मा संप्रदाय के अंदर सब कुछ बहुत शांत था, मानो उन्हें पता ही न हो कि भूत मार्शल संप्रदाय के लोग बाहर आ गए हैं। वहां अजीब तरह का सन्नाटा था। दूर उड़ती आत्मा संप्रदाय के बाहर बहुत से लोग पहले से ही इकट्ठा हो गए थे और उत्साह देखने की योजना बना रहे थे। हालांकि इस दृश्य ने कई लोगों को चौंका दिया। उन्होंने पहले तो एक भयंकर युद्ध की उम्मीद की थी, लेकिन कौन जानता था कि यह इतना शांत होगा। फुश! स्काई विंग स्नो लान ने अपने पंख फड़फड़ाए और तेजी से उड़ गया। उसकी गति बिजली की तरह थी, जो पहले से ही अपनी सबसे तेज गति तक पहुंच गई थी। बॉस, वह राजेंद्र पीछे आ रहा है। अथर्व आकाश पंख वाले हिमसिंह की पीठ पर हाथ पीछे करके खड़ा हो गया। नन्हे ड्रैगन ने अपना छोटा सा सिर घुमाकर पीछे देखा। राजेंद्र पहले से ही बिजली की गति से उसका पीछा कर रहा था और दूरी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। आकाश पंख वाले हिमसिंह की वर्तमान गति अभी भी राजेंद्र को पीछे नहीं हटा पा रही थी। राजेंद्र, जल्दी करो, तुम्हारी गति बहुत धीमी लग रही है। अथर्व ने अपना सिर घुमाया और थोड़ा मुस्कुराया। बच्चे, तुम मौत को न्योता दे रहे हो, राजेंद्र जोर से चिल्लाया। हुश हुश! दो आकृतियां, एक व्यक्ति और एक पशु, बिजली की तरह हवा में तुरंत फैल गईं, जो बहुत पहले ही फ्लाइंग स्पिरिट पर्वत श्रृंखला से चली गई थीं। कुछ ही क्षण बाद व्यक्ति और जानवर के बीच की दूरी तेजी से कम हो गई और राजेंद्र की अभिव्यक्ति तेजी से गंभीर हो गई। फुश! तभी एक पर्वत श्रृंखला के ऊपर आकाश पंख वाला हिमसिंह तुरंत पीछे मुड़ गया और चक्कर लगाना बंद कर दिया। अथर्व अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुरंत अथर्व की नजरों के पीछे गई। हवा और गड़गड़ाहट की एक हल्की सी आवाज गूंजी और तभी राजेंद्र का रूप सामने आ गया। फुश! अथर्व को स्थिर खड़ा देखकर राजेंद्र को अचानक कुछ एहसास हुआ। उसने तुरंत अपना शरीर रोक लिया और अथर्व पर ठंडी नजर गड़ा दी। उसने कहा, बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम बच नहीं सकते? राजेंद्र, क्या यह मजाक नहीं है? मैं क्यों भागूंगा? अथर्व ने शांति से कहा। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज ये संप्रदाय तुम्हें बताएगा कि उड़ने वाली आत्मा संप्रदाय भूत मार्शल संप्रदाय की एक बाहरी शक्ति मात्र है, राजेंद्र ने ठंडे स्वर में कहा। राजेंद्र, क्या तुम्हें अंदाजा नहीं था कि मनमोहन तुम्हें क्यों भेजेंगे? अथर्व की अभिव्यक्ति अचानक डूब गई, उसकी निगाहें जम गईं और उसने राजेंद्र की ओर देखा। अथर्व के शब्दों को सुनकर राजेंद्र का चेहरा तमतमा गया और उसने तुरंत कहा, हम में से कोई भी आए, यह एक जैसा ही है। यह आपके फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। राजेंद्र के हाव भाव देखकर अथर्व ने हल्के से मुस्कुराहट दिखाई और हंसते हुए कहा, हाँ, ठीक है, चलो आशा करते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो और मुझसे निपट सकते हो? अपने पीछे देखो। ये सुनकर राजेंद्र का चेहरा सदमे से एकदम बदल गया। उसे लगा जैसे उसे कुछ आभास हो गया हो और उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। पल भर में उसके चेहरे का रंग सदमे से एकदम बदल गया। उसके पीछे किसी समय दो आकृतियां चुपचाप प्रकट हुई थीं। ये दो लोग सादे कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखों से तुरंत एक भयावह आभा प्रकट होती थी। दूसरा हरा और लाल चोगा पहने एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी था। ये व्यक्ति दुर्बल था, उसकी आंखें गोलक की तरह उभरी हुई थीं, उसके चेहरे की त्वचा हड्डियों से चिपकी हुई थी और उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे, जिससे लोगों को किसी भूत या प्रतिशोधी आत्मा का आभास होता था। आप एल्डर जमीर और ओल्ड घोस्ट कुंदन हैं। आए हुए दो लोगों को देखते ही राजेंद्र का चेहरा पल भर के लिए बेहद बदसूरत हो गया। हालांकि प्राचीन क्षेत्र में रहते हुए वह इन दोनों लोगों से कभी नहीं मिला था, उसने उनके नाम और रूप रंग के बारे में सुना था। इसके अलावा उनसे जो धुंधली भयावह आभा उसे महसूस हुई, उसने उसे प्राचीन क्षेत्र के उन कुख्यात लोगों की तुरंत याद दिला दी। तो बूढ़े भूत दाई का बेटा अब इतना घमंडी हो गया है? एल्डर जमीर ने हल्के से कहा, लेकिन उसकी आंखों में बेहद भयावह भाव था। उस समय जो दो लोग वहां पहुंचे थे वे कोई और नहीं बल्कि एल्डर जमीर और बूढ़े भूत कुंदन थे। क्या ये दोनों वरिष्ठ शायद उड़नशील आत्मा संप्रदाय से संबंधित हैं? अगर ऐसा है तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। दोनों को देखकर राजेंद्र का अहंकार तुरंत दूर हो गया।
अपनी ताकत के बल पर वह इन दो कुख्यात हस्तियों के सामने अहंकारी होने की हिम्मत कैसे कर सकता था। हम जब चाहो आ जाना और जब चाहो चले जाना। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय है? बूढ़े भूत कुंदन ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज में एक ठंडक थी जिसे सुनकर राजेंद्र का दिल ठंडा हो गया। मुझे नहीं पता था कि दोनों सीनियर फ्लाइंग स्पिरिट सेक्ट में हैं। मैंने उनका अनादर किया है। किसी और दिन मैं जरूर अपने पिता से उन दोनों सीनियर्स का व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद करवाऊंगा, राजेंद्र ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा। मजाक? तुम हमें ओल्ड घोस्ट दाई से धमकाने की हिम्मत कर रहे हो? अगर ओल्ड घोस्ट दाई खुद आ गए तो क्या होगा? एल्डर जमीर गंभीर स्वर में चिल्लाया और उसके चारों ओर की सच्ची क्यूई अचानक बाहर आ गई। वरिष्ठों, मेरे साथ निपटना आपके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या आपको लगता है कि मेरे पिता आपको छोड़ देंगे? राजेंद्र ने कहा। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। जमीर, तुम बहुत बकवास करते हो, बूढ़ा भूत कुंदन एक भयावह स्वर में ठंडे स्वर में चिल्लाया। वह राजेंद्र पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहता था। उसकी निगाहें भयंकर और तेज थीं। अपने पैर के एक कदम के साथ उसका शरीर भूत की तरह राजेंद्र की ओर झपटा। उसी क्षण उसके शरीर के भीतर से एक शक्तिशाली और झुलसा देने वाली सच्चीची अचानक बाहर निकली। आसपास का वातावरण तुरंत गर्म हो गया और वह तुरंत राजेंद्र की ओर बढ़ गया। राजेंद्र का चेहरा बेहद भद्दा हो गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस उड़ती आत्मा संप्रदाय में एल्डर जमीर और ओल्ड घोस्ट कुंदन जैसे कुख्यात लोग भी मौजूद हैं। तुरंत ही उसमें विरोध करने की हिम्मत भी नहीं बची और वह तेजी से भाग निकला। फुश! राजेंद्र तुरंत भाग गया। उसके शरीर के चारों ओर मौजूद सच्चीची ने जगह बना ली और वह बिजली की तरह तेजी से उस तरफ भागा। उसका पूरा शरीर भी तुरंत एक चमकदार वायु गुण वाली सच्चीची बाधा में ढंक गया। तुम बस इसी से बचना चाहते हो। सपने देखते रहो। बूढ़े भूत कुंदन की आवाज अंतरिक्ष में ठंडी गूंज उठी। एक पल में एक झुलसा देने वाली नीली आग जैसी हथेली का निशान संघनित हो गया, जिससे अंतरिक्ष में लहरें उठने लगीं। अपनी हथेली की एक लहर से उसने सीधे अंतरिक्ष को मोड़ दिया और तुरंत राजेंद्र की ओर बढ़ गया। झुलसा देने वाली ऊर्जा ने तुरंत ऊपर के आकाश को गर्म ऊर्जा की लहर के नीचे हिंसक रूप से हिला दिया। हथेली का निशान सीधे अंतरिक्ष से गुजरा और एक धमाके के साथ नीचे गिर गया। विशाल अंतरिक्ष एकाएक घूम गया। तेजी से भाग रहे राजेंद्र को एक विशाल खिंचाव ने अदृश्य रूप से अपनी ओर खींच लिया। उसकी गति तो बहुत कम हो गई, लेकिन उसके पीछे के अंतरिक्ष में तपती हथेली का निशान पहले ही नीचे की ओर उभर आया था। अथर्व, जो पहले ही दूर आकाश में पीछे हट चुका था, भी ये दृश्य देखकर बेहद हैरान था। राजेंद्र की ताकत निस्संदेह बहुत मजबूत थी, तीसरे दर्जे के मार्शल कमांडर के स्तर की, जिसका वह बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि इस समय राजेंद्र बूढ़े भूत कुंदन के हमले के सामने पूरी तरह से बेजोड़ थी। तीसरे स्तर के मार्शल कमांडर और 8वें स्तर के मार्शल कमांडर के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। साधना शक्ति में ठीक 5 स्तरों का अंतर था। मार्शल कमांडर स्तर पर प्रत्येक स्तर एक खाई की तरह था और प्रत्येक स्तर पर अंतर भी बहुत बड़ा था। अब ठीक 5 स्तरों के अंतर के साथ राजेंद्र और वृद्ध भूत कुंदन के बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। बैंग बैंग! इस क्षण बूढ़े भूत कुंदन की हथेली का एक निशान सीधे राजेंद्र के पीछे हवा में उतरा। चाहे वह गति हो या गति, वह राजेंद्र की तुलना से कहीं अधिक थी। राक्षसी झुलसाने वाली ऊर्जा पल भर में फैल गई और सीधे पूरे अंतरिक्ष को उलझा दिया। ऐसी भयानक गति के तहत एक विशाल और झुलसाने वाली शक्ति सीधे राजेंद्र के शरीर पर छा गई। प्रचंड और झुलसाने वाली नीली अग्नि ऊर्जा फैल गई, मानो अंतरिक्ष को जला रही हो। राजेंद्र के शरीर के चारों ओर का सुरक्षा कवच तुरंत ही नष्ट हो गया। बैंग बैंग! तेज ध्वनि के बीच आग की लपटें उठी और राजेंद्र का शरीर तुरंत उड़ गया। उसके मुंह से ताजा खून की एक फुहार निकली। बूढ़े भूत कुंदन, तुम इतना बल क्यों लगा रहे हो? अगर तुम उसे मार भी दोगे तो क्या होगा? बड़े जमीर की आवाज फैल गई। उसी समय एक आकृति भूत की तरह अंतरिक्ष से गुजरी और तुरंत राजेंद्र के सामने आ पहुंची, जिसे वापस उड़ाया जा रहा था। उसके हाथ में कई उंगलियों के निशान पीली चमक लिए हुए थे और पल भर में वे राजेंद्र के शरीर पर आ गिरे। फुस फुस फुस! कई उंगलियों के निशान सीधे पड़े। राजेंद्र में प्रतिरोध करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी और वह तुरंत बंध गई। मर तो नहीं गया है ना? बूढ़े भूत कुंदन ने अपने आसपास की धधकती हरी लपटों को वापस खींच लिया और आसपास की ऊर्जा गायब हो गई। उनके संयुक्त प्रयासों से उन्होंने एक ही बार में राजेंद्र पर कब्जा कर लिया। संप्रदाय गुरु, वह जीवित है, वह आपका है। बूढ़े जमीर ने अपने चारों ओर पीली रोशनी की एक गेंद लपेटे हुए सीधे राजेंद्र को अथर्व की ओर फेंक दिया। आप दोनों के प्रयासों के लिए धन्यवाद आदरणीय। अथर्व हल्के से मुस्कुराया। राजेंद्र, एक शीर्ष मार्शल कमांडर, एक ही वार में बंदी बना लिया गया। बूढ़े भूत कुंदन और बूढ़े जमीर की ताकत वाकई असाधारण थी। राजेंद्र को तो बदकिस्मत ही कहा जा सकता था। फ्लाइंग स्पिरिट सेक्ट के डार्क हॉल के मुख्य हॉल के अंदर प्रकाश, हुआंगफू क्यूसोंग, भूत छाया राक्षस जरा और अन्य बैठे थे। संप्रदाय गुरु यहाँ हैं, प्रकाश ने कहा।
सब लोग खड़े हो गए। इस समय हॉल के बाहर अथर्व की आकृति पहले ही मुख्य हॉल में प्रवेश कर चुकी थी, अपने हाथ में पूरी तरह से नियंत्रित दाइगांगजी लिए हुए। नमस्कार संप्रदाय गुरु। सभी ने राजेंद्र की ओर देखते हुए सिर झुकाया। किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। बूढ़े जमीर और बूढ़े भूत कुंदन के साथ मिलकर काम करने से भूत मार्शल संप्रदाय के बूढ़े भूत दाई को भी कड़ी टक्कर देनी पड़ेगी, इस राजेंद्र की तो बात ही छोड़िए। हॉल मास्टर प्रकाश, मैं ये दाइगांगजी आपके पास छोड़ता हूं, अथर्व ने धीरे से कहा। हाँ संप्रदाय गुरु, प्रकाश ने उत्तर दिया। उड़ती कृपाण प्रकाश, भूत छाया राक्षस जरा, लौह मुट्ठी वाला हुआंगफू किसोंग, लीचे जिंग। हालांकि इस समय राजेंद्र संयमित था, फिर भी उसकी आंखें देख सकती थीं। जब उसकी नजर हॉल में मौजूद कई मार्शल कमांडरों पर पड़ी, तो उसकी आंखें और भी ज्यादा भय से चौड़ी हो गईं। ये लोग प्राचीन क्षेत्र में अनजान नहीं थे, वह स्वाभाविक रूप से उनमें से कुछ को जानता था। इस समय वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उड़ती आत्मा संप्रदाय में वास्तव में इतने सारे शक्तिशाली लोग हैं। दाइगांगजी, आपकी किस्मत वास्तव में अच्छी नहीं है। मनमोहन ने आपको यहाँ इसलिए भेजा है ताकि हम मार सकें। प्रकाश ने दाइगांगजी को देखा और कहा। हॉल मास्टर प्रकाश, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। प्रकाश की बात पूरी होने से पहले ही अथर्व ने तुरंत फटकार लगा दी। हाँ संप्रदाय गुरु। प्रकाश ने तुरंत बोलना बंद कर दिया और सहानुभूति भरी निगाहों से दाइगांगजी को देखा। इस क्षण दाइगांगजी का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसका शरीर हिलने डुलने में असमर्थ था और उसके भीतर की सच्ची ची पूरी तरह से बंद हो गई थी। उसके चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगी और उसकी आवाज, जो अब संयमित नहीं थी, कांप उठी और उसने कहा, तुम कैसी शक्ति हो? तुम मेरे भूत मार्शल संप्रदाय को क्यों निशाना बना रहे हो? दाइगांगजी, ऐसा लगता है कि आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं जानते। मुझे आपके भूत मार्शल संप्रदाय से निपटने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हॉल मास्टर प्रकाश, उसे ले जाए, अथर्व ने हल्के से कहा। हाँ संप्रदाय गुरु। प्रकाश तुरंत दाइगांगजी के साथ मुख्य हॉल से बाहर चले गए। प्रकाश को जाते हुए देखकर भूत छाया राक्षस जरा ने कहा, संप्रदाय गुरु, क्या वह दाइगांगजी चारा खाएगा? वह चारा खाए या ना खाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर खाए तो थोड़ा और जिएगा और हम बहुत सी मुसीबतों से बच जाएंगे। अगर नहीं खाए तो और भी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। उम्मीद है कि यह काम करेगा। अथर्व हल्के से मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे चारा खा लेना चाहिए। मेरा मानना है कि कुछ लोग मौत से नहीं डरते, लेकिन दाइगांगजी उनमें से बिल्कुल नहीं है। संप्रदाय गुरु, आप वास्तव में क्या योजना बना रहे हैं? क्या आप कम से कम मुझे पहले बता सकते हैं? अन्यथा मैं इसे रोककर बीमार हो जाऊंगा। हुआंगफू किसोंग ने अथर्व को देखा, उसकी आंखें भ्रम से भरी थीं। हॉल मास्टर हुआंगफू, समय आने पर आपको पता चल जाएगा। अब आपका काम मार्शल हॉल के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द आपका मार्शल हॉल बहुत उपयोगी साबित होगा, अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, अथर्व की निगाहें जरा की ओर गईं और कहा, हॉल मास्टर, ये आप अपनी आवाज बदलने की तकनीक में कितने आश्वस्त हैं? भूत छाया राक्षस जरा ने अपनी खूबसूरत आंखें उठाईं और अथर्व को एक परिपक्व आकर्षण से देखा। संप्रदाय गुरु को रिपोर्ट करते हुए, मैं 80% आश्वस्त हूं। 80%? हम कोशिश कर सकते हैं, अथर्व ने धीरे से कहा। युवा गुरु, अब उड़ती आत्मा संप्रदाय के बाहर भूत मार्शल संप्रदाय के लोगों का क्या होगा? सारांश ने पूछा। अगर दाइगांगजी वापस नहीं जाता, तो वे न तो उड़ती आत्मा संप्रदाय में प्रवेश करने की हिम्मत करेंगे, न ही वहां से निकलने की। हॉल मास्टर प्रकाश को पहले दाइगांगजी को कुछ दिनों तक कष्ट सहने दो। जब कोई व्यक्ति वास्तव में मृत्यु के भय का सामना करेगा, तभी वे बिना किसी हिचकिचाहट के जीवित रहने के किसी भी अवसर का लाभ उठाएंगे। उस समय वे कुछ भी करेंगे, अथर्व ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। अथर्व को देखते हुए जरा और सारा बहनों की खूबसूरत आंखें उसे देख रही थीं, उनकी निगाहें थोड़ी थोड़ी हिल रही थीं। अचानक कहीं से एक चीख सुनाई दी। आवाज सुनकर लगा कि वो दाइगांगजी की है, जो दर्द से कराह रही थी, मानो उसे असहनीय दर्द सहना पड़ रहा हो। हॉल मास्टर प्रकाश के पास एक प्रकार की मज्जा भक्षण करने वाली रक्त चींटी है, जो किसी व्यक्ति के चेहरे के छिद्रों, शरीर के रोम छिद्रों में घुस सकती है और अस्थि मज्जा और रक्त वाहिकाओं में प्रवेश कर सकती है। वे विशेष रूप से अस्थि मज्जा और रक्त पर भोजन करती हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का जीवन नहीं लेती। यह अनुमान लगाया गया है कि हॉल मास्टर प्रकाश ने पहले ही इन मज्जा भक्षण करने वाली रक्त चींटियों का उपयोग किया है, भूत छाया राक्षस ने धीरे से कहा। हॉल मास्टर प्रकाश के पास यातना देने के कई तरीके हैं जो इन मज्जा भक्षी रक्त चींटियों से भी ज्यादा भयानक हैं। राजेंद्र को शायद कठिन समय का सामना करना पड़ेगा, ली चिजिंग ने कहा। कई घंटों बाद उड़ती आत्मा संप्रदाय के भीतर अथर्व की आकृति पिछवाड़े के आंगन में दिखाई दी। कैसा रहा? आंगन में सत्यजीत ने अथर्व से पूछा। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आप कितने आश्वस्त हैं? सत्यजीत ने अथर्व को भी जिज्ञासा से देखते हुए पूछा। कम से कम 80% यकीन है।
दाइगागजी मरने को तैयार नहीं है, अथर्व ने धीरे से कहा। जब दाइगागजी चारा खाएगा तो मुझे ओल्ड डोन को लंबी यात्रा करने के लिए परेशान करना पड़ेगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, अथर्व की निगाहें पीछे के पहाड़ की ओर मुड़ गईं, मानो कुछ ऐसे मामले थे जिन पर उसने अभी तक फैसला नहीं किया था। मेरे लिए उसे अकेले मारना आसान नहीं होगा। अगर समय आने पर कोई और रास्ता ना हो तो हम उन दो लोगों, ओल्ड घोस्ट कुंदन और ओल्ड मैन जमीर को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर हम साथ मिलकर लड़ें तो हम ऐसा कर पाएंगे, सत्यजीत ने धीरे से कहा। ठीक है, अथर्व ने थोड़ा सिर हिलाया। एक क्षण बाद पीछे पहाड़ पर अथर्व अपने युद्ध कौशल को निखारने में लगा रहा। जहां तक उड़ती आत्मा संप्रदाय के बाहर भूत मार्शल संप्रदाय के लोगों की बात है, अथर्व ने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उड़ती आत्मा संप्रदाय के अंदर ज्यादातर शिष्यों को यह भी पता था कि भूत योद्धा संप्रदाय के हजारों लोग पहाड़ी दरवाजे को घेरे हुए हैं। एक एक करके वे बाहर भागना चाहते थे, लेकिन बुजुर्गों और रक्षकों ने उन्हें डांट दिया। उप संप्रदाय गुरु अभी तक क्यों नहीं लौटे? उड़ते हुए आत्मा संप्रदाय के बाहर एक उड़ते हुए राक्षसी पशु की पीठ पर भूत योद्धा संप्रदाय के सभी बुजुर्गों और रक्षकों के चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने सुना है कि उड़नशील आत्मा संप्रदाय में काफी राक्षसी जानवर हैं, और ऐसा लगता है कि छठी श्रेणी के राक्षसी जानवर भी हैं। अगर उड़नशील आत्मा संप्रदाय हमसे निपटना शुरू कर दे तो मुझे डर है कि हम उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? चलो बस उप संप्रदाय मास्टर के लौटने का इंतजार करते हैं। क्या उप संप्रदाय गुरु किसी खतरे में हो सकता है? वाइस सेक्ट मास्टर एक शीर्ष मार्शल कमांडर और एक वायु विशेषता मार्शल कलाकार है। साधारण लोग उसे नहीं रख पाएंगे। भूत मार्शल संप्रदाय के बुजुर्गों की चर्चाओं के बीच भूत मार्शल संप्रदाय के अनुयायी भी समय के साथ बेचैन हो गए। हालांकि उड़ती आत्मा संप्रदाय पूरी तरह से स्थिर रहा, जिससे भूत मार्शल संप्रदाय के सदस्य उलझन में पड़ गए और उनकी तनावग्रस्त नसें कुछ हद तक शांत होने लगीं। जैसे ही रात हुई, अथर्व पीछे के पहाड़ से लौट आया। उसके मुंह के कोने पर फिर से एक मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था कि वह दिन के दौरान अपनी साधना से बहुत संतुष्ट था। अपने कमरे में अथर्व लगातार साधना में डूबा रहा। हाल ही में उसकी भक्षण और प्रगति की गति बहुत तेज हो गई थी, इसलिए जब भी उसे समय मिलता अथर्व अपनी साधना को सुदृढ़ करना शुरू कर देता। रात बिना किसी बात के बीत गई। तनावपूर्ण माहौल के बीच उड़ती आत्मा संप्रदाय ने एक शांतिपूर्ण रात बिताई। अगली सुबह उड़ती आत्मा संप्रदाय के पीछे के पहाड़ में गड़गड़ाहट वाला झरना पानी के पर्दे की तरह नीचे गिरा, गहरे कुंड में गिर गया और पानी की लहरें तुरंत फैल गईं। झरने के पास एक चिकनी चट्टान पर अथर्व पालथी मारकर बैठा था। इस समय उसके चारों ओर कोई पंचरंगी प्रकाश नहीं था, केवल पवन गुणित प्रकाश का एक घना विस्तार उसे घेरे हुए था। एक क्षण बाद अथर्व की आकृति अचानक हिली। उसका शरीर तुरंत पानी की सतह को पार कर गया। जैसे ही उसने हाथ की मुहरें बनाई, उसके हाथ, जिनमें सच्ची की हुई थी, धुंधले हो गए। जहां भी उसका शरीर गुजरा, आसपास का स्थान मानो हवा के झोंके से गुजर रहा था। समय इसी तरह धीरे धीरे बीतता गया। सुबह से शाम तक अथर्व इस अद्भुत अवस्था में पूरी तरह डूबा रहा। जैसे जैसे उसके हाथ की मुहरें बदलती गईं, हर मुहर धीरे धीरे अंतरिक्ष को विकृत करती हुई प्रतीत होने लगी और उसकी गति भी तेज होती गई। इस समय अथर्व पूरी तरह से इस साधना पर केंद्रित था। इस समय वह मानो किसी रहस्यमयी लोक में डूबा हुआ था, मानो उसे वायु गुण के साथ विलीन होने का एहसास हो रहा हो। इस रहस्यमयी एहसास ने अथर्व को समय बीतने का एहसास ही नहीं होने दिया। इसी समय अनजाने में झरने के पास एक अद्भुत सुंदर आकृति आ पहुंची और अथर्व को इसकी भनक तक नहीं लगी। जैसे जैसे हर हाथ की मुहर खत्म होती, उसके आसपास की सच्ची की हुई कंपन करने लगती। अथर्व की गति भी तेज होती जा रही थी। जैसे जैसे उसके हाथ नाचते, ऐसा लगता कि वे अंतरिक्ष को भी विकृत कर सकते हैं। इस एहसास के भीतर अथर्व अनजाने में ही रहस्यमयी ढंग से प्रगति कर रहा था। हालांकि अथर्व खुद इस प्रगति को उस समय महसूस नहीं कर पा रहा था। बहन मधुरिमा, बॉस आज कुछ अलग लग रहे हैं। झरने से कुछ ही दूरी पर छोटू का छोटा शरीर उस बेहद खूबसूरत आकृति के कंधे पर लिपटा हुआ था। उसकी छोटी आंखें आश्चर्य से हवा में अथर्व को देख रही थीं। वह गुण बोध के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। उसके लिए अपनी शक्ति के स्तर पर इस क्षेत्र में प्रवेश कर पाना बहुत कठिन है। हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। इस तरह का क्षेत्र पाना कठिन है, उसे बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं, मधुरिमा ने कहा। उसकी खूबसूरत आंखें हवा में अथर्व को देख रही थी। उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव था। हवा में अथर्व का शरीर लगातार उछल रहा था, मानो टेलीपोर्टेशन हो गया हो। अगले ही पल उसका शरीर किसी दूसरी जगह पहुंच जाता। उसके प्रतिबिंबों को देखना लगभग नामुमकिन था और उसका शरीर मायावी था। फुश! हवा में अथर्व की आकृति अचानक ऊपर स्थिर हो गई। उसकी आंखें कसकर बंद थीं और वह तुरंत एक अत्यंत रहस्यमयी अवस्था में पहुंच गया।